Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay, so let's start our today's class. Before starting new topic, let's do a quick revision of our previous class. What we have completed yesterday? कल हमने क्या complete किया था? Developmental characteristics of school age child. Then Adolescent, yes. early adulthood, late adulthood, middle adulthood. Okay, online students. Then you repeat. Developmental characteristics of uh, adolescence, early adulthood, middle adulthood, late adulthood, Yes, and school age child also. After school that, age child, and gender last of identity, gender. yes, gender identity. So tell me about the physical characteristics of school age child. Height, weight. At the age of 6 years, 45 inches. Yes. 59. Yes. What about weight? Online students. Average weight कितना होगा school age child का? What will be the average weight? At 6 years, weight is 21 kg, and at 12 years, weight is 40 kg. Yes. And उसको अभी permanent teeth आना start होंगे कि अभी नहीं होंगे? School age child को permanent teeth erupt होना start होगा कि नहीं होगा? Yes, at 6 years, Yes. हाँ. start हो जाए. 6 years पर इरप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे जैसे वो बड़ा होगा सारे जो मिल्क टीथ थे डेसिडियस टीथ जिसको बोलते हैं वो सब चले जाएंगे, निकल जाएंगे, गिर जाएंगे और बाद में सिर्फ परमानेंट टीथ रह जाएंगे. उसको आपको लाइक असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग में. Yes, उनको अभी भी सुपरवाइज करना पड़ेगा. हाँ, दे विल नॉट रिक्वायर असिस्टेंस, हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी बट दे विल रिक्वायर सुपरविजन. हमें देखना पड़ेगा कि वो बराबर कर रहे हैं या नहीं. वो खुद से कर पाएंगे बट देयर इज अ नीड ऑफ सुपरविजन. और फ्लोरिडेटेड वाटर अगर वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो वी हैव टू गिव द फ्लोराइड सप्लीमेंट्स. उनका ब्रश छोटा होना चाहिए अभी एंड सॉफ्ट ब्रिसल वाला होना चाहिए. यस, बिकॉज ये सिचुएशन ऐसी है कि कुछ परमानेंट टीथ होंगे, कुछ मिल्क टीथ होंगे. सो दे विल रिक्वायर दिस टाइप ऑफ ब्रश. एंड वो कितना सोते हैं? व्हाट इज द स्लीपिंग पैटर्न? 10 to 12 hours of a day 12 hours at night. at night. Yes, वो रात में ही इतना सो जाते हैं. What about vital signs? Yes, then Breathe 80 to 20. yes, yes. So this is the normal vital signs. Online students. Temperature 97.5 to 98.6 Fahrenheit. Typical heart rate Axillary? 60 to 100. Auxiliary temperature. Oral temperature. Oral temperature. Yes. Auxiliary कितना होगा फिर? The axillary 96.5 oral से कम होगा 96. 1 ये ज्यादा होगा कि कम होगा? Oral से कम होगा axillary. And what about rectal? Rectal का ज्यादा होगा 1 degree Fahrenheit ज्यादा होगा. किसके कंपैरिजन में? Oral यस. सो एक्सिलरी अगर ले रहे हो तो इससे कम आएगा बट दिस इज द नॉर्मल रेंज. हार्ट रेट 60 to 100 होगी. व्हाट अबाउट रेस्पिरेटरी रेट? 18 to 20 breath per minute. एंड ब्लड प्रेशर? Blood 107 to 64 mmHg. Average blood pressure. यस. व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन? वो कौन सा फूड रेकमेंडेड है उनके लिए? माय प्लेट फूड गाइडलाइंस वो फॉलो करते हैं बट उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कैसी होगी? यस, यस, बोलो. As they are growing towards adolescence, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होगी. उनमें क्या चीज कॉमन है जो हमें प्रिवेंट करनी है? Childhood obesity.
childhood obesity, yes, because they are now involved in eating snacks more. So we have to make sure कि वो healthy snacks खाए, जो उनके लिए healthy है, so we can prevent childhood obesity. So that is more common in these children, so we have to prevent that. They are also picky eaters, finicky eating habits होगी, food fads हो गए, but still they will try new food. Then skills कैसे होंगे उनके? Yes, वो अच्छी होगी और They have ज्यादा. a refined motor skill. यस, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स और अच्छे होंगे. ऑलरेडी वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे, बट दे विल बिकम मोर रिफाइंड देन. Strength and endurance increases. यस, अभी वो उनकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, एंड्योरेंस भी उनका इंक्रीज होगा. उनका प्ले कैसा होगा? Competitive होगा. Competitive. तो जो भी गेम्स या फिर कुछ भी वो खेलेंगे, दे विल फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके साथ उनको खेलना पसंद होगा. टीम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे. और किस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग? Secret clubs, group peer activity and scout organization. हाँ, स्काउट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप एक्टिविटीज, देन सीक्रेट क्लब्स जो स्कूल में क्लब हाउस बनाए होते हैं, सो ऐसे सब में उनको पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है. उनकी सेफ्टी के लिए आप क्या ध्यान रखोगे? हाँ, ओके. दे हैव नो फियर ऑफ फॉलिंग, और कुछ भी उनको अभी फियर नहीं है. एंड जो भी हाउस होल्ड लाइक उनका प्ले आपने देखा होगा कि उनको जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे करने की आदत होती है, सो दे माइट डू समथिंग डेंजरस, सो वी हैव टू मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना हो. उनके एक्सीडेंट्स मेजरली किससे होते हैं? Bicycles, यस, skateboards Cycles, and skateboards. हाँ, बाइसिकल, स्केटबोर्ड्स, टीम स्पोर्ट्स जो ऐसे लाइक कुछ भी ग्रुप में ऐसे खेलते हैं, कबड्डी या फिर ऐसा कुछ जो भी छोटा छोटा, तो उसमें गिरने की वजह से इनको इंजरी ज्यादा होती है. सो वी हैव टू मेक श्योर कि जब भी वो बाइसिकल, स्केटिंग्स या स्केटबोर्ड्स यूज करे तो helmet. yes, Helmet. they should wear helmets, elbow pads, knee pads, ऐसा सब कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस सब पहनाने थे. आर टॉकिंग अबाउट हेलमेट, बट नॉट ओनली हेलमेट, सब कुछ पहनाना है. एल्बो पैड्स, नी पैड्स सब आपको पहनाना पड़ेगा. देन उनको वाटर सेफ्टी रूल सबको सिखाने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली वो डूब जाएंगे, बट वाटर के साथ कुछ मस्ती करने की वजह से वो हो सकता है. दूसरा, एनिमल्स के बारे में आप क्या उनको सिखाओगे? Teasing. एंड avoid teasing and playing rough. रफली प्लेइंग विद एनिमल्स. अगर वो एनिमल अगर अच्छा है, नहीं काटता, तो रफली भी उसके साथ प्ले नहीं करना है. देन मैच बॉक्स और लाइटर्स के साथ नहीं खेलना है. अगर फायर हो जाती है, कपड़े में आग लग जाती है, तो कैसे यू हैव टू सेव योरसेल्फ, तो उसके लिए आप क्या करोगे? यस, सो दैट इज कॉल्ड एज मॉक ड्रिल्स. यस, मॉक ड्रिल्स और फायर ड्रिल्स, तो वो आप करा के Yeah. उसको सिखा पाओगे. जो गन है और उसका एम्यूनिशन है, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ लॉक कबोर्ड, Lock and key. डिफरेंट प्लेसेस. यस, गन अलग कबोर्ड में होगी, एम्यूनिशन अलग कबोर्ड में लॉक किया हुआ होगा. अभी इट इज देयर एज टू लर्न अबाउट द ट्रैफिक रूल्स, सो आप ट्रैफिक रूल्स के बारे में उसको सिखा सकते हो. इमरजेंसी सिचुएशन में 911 कैसे डायल करना है. पॉइजन कंट्रोल का नंबर तो अवेलेबल होना ही चाहिए इन अ विजिबल एरिया. व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्कूल एज एंड प्री स्कूलर्स टू टीच अबाउट? If another person touches their body inappropriate, immediately adults should be told. Yes. Okay, online students. If any other person touches their body in appropriate way, adults should be told immediately. Yes. Then another thing. Never accept anything from strangers, things like rice, toys, and gifts. Chocolates or anything. Even they don't have to talk with strangers. सिर्फ gift accept करने की बात नहीं है. They should not talk with the strangers also. So these things you will teach to preschooler and school going. What about adolescents? What is the physical characteristics of adolescent? Yes, they hit the puberty after 12 years of age. Then yes,
and reproductive organs grow in size. Yes. Online students, tell me the physical characteristics of adolescent. First of all, they hit the puberty at the age of 12 years or 12 years के बाद puberty hit करेंगे, hormonal growth अच्छा होगा, their growth will occur, then secondary sexual characteristics develop होंगे. अब तक वो child थे, now उनके अगर फीमेल है तो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स और मेल है तो मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे. अगर फीमेल है सो आफ्टर हीटिंग द प्यूबर्टी 2.5 इयर्स के बाद उसके मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेस्ट ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, सीबेशियस ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ इंक्रीज होगा. इफ इट इज अ मेल है तो उसमें भी सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ इंक्रीज होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्रीज होंगे साइज में, दे गेन द वेट एंड ऑल दिस थिंग्स हैपेंस. उनमें भी आपको डेंटल केयर की जरूरत पड़ेगी. उनको क्या रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी अभी? नाउ दे हैव ओनली परमानेंट टीथ, दे हैव लॉस्ट ऑल देयर मिल्क टीथ, तो उसको किस किस चीज ज्यादा जरूरत पड़ेगी इन एडोलेसेंट पीरियड? ब्रेसेस. यस, बिकॉज ऑफ इरेगुलर टीथिंग और टूथिंग पैटर्न उसको ब्रेसेस की जरूरत पड़ेगी. उनकी स्लीप पैटर्न कैसी होगी? हाँ, दे यूज टू वेक अप टिल लेट नाइट. उनको लेट नाइट ऐसे जगते रहने की आदत हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर एज. सो व्हाट दे डू कि वो नींद अपनी कैचअप करने का ट्राई करते हैं. जब भी रात के 3 बजे है या 4 बजे, दे यूज टू स्लीप एंड इट इज एडवाइजेबल कि 8 घंटे की स्लीप वो ले और लेट उठे. लेट सो गए हैं तो लेट उठे, बट इट हैपेंस इन दिस एज ग्रुप. वाइटल साइंस कैसे होंगे उनके? नियर टू एडल्ट. टेल मी अबाउट वाइटल साइंस. 8.6. Yes, then okay, 12 to 20, 120 to 70 ऐसा भी याद रख सकते हो. Yes, so this is the vital signs. What about nutrition? Adolescent में nutrition की requirement कैसी होगी? High होगी. Yes, increased nutritional need होगी. They are also following my plate food guidelines. उनको नॉर्मली क्या रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी? कौन से मिनरल्स और विटामिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स. Calcium, calcium, zinc, iron, फॉलिक एसिड folic acid, and protein. protein. Iron and folic acid is more important for females. मेल्स को भी रिक्वायरमेंट है बट मेल से ज्यादा फीमेल को रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन. दे लॉस द ब्लड, सो उनको आयरन और फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है. देन वी हैव टू टेल देम उनको क्या एडवाइस देनी है रिलेटेड टू फूड इनटेक. यस, दे यूज टू ईट जंक फूड और ऐसा सब वो खाएंगे. सो वी हैव टू गिव वेरी लाइक प्रेशर और स्ट्रेसफुल हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि यू हैव टू ईट हेल्दी डाइट. जो भी स्नैक्स खा रहे हो वो एम्प्टी कैलोरीज वाला नहीं, जिसमें से कुछ भी एनर्जी ना मिले, ऐसा खाना मत खाओ. हेल्दी फूड खाओ. एंड उनके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस एज ग्रुप में? बॉडी इमेज, देयर अपीयरेंस. सो जो एक ईटिंग डिसऑर्डर है दैट इज मोर कॉमन इन एडोलेसेंट. विच ईटिंग डिसऑर्डर? Aika. नो. Tell me which are the eating disorders, eating. anorexia nervosa, Bulimia nervosa, bulimia, Bulimia anorexia nervosa, Anorexia nervosa, bulimia nervosa, and pica. Pica. No. no, which is the third eating disorder? Anorexia nervosa में क्या होगा? binge eating, Yes, binge eating. These are the three eating disorders: overeating, excessive eating, or binge eating. What happens in anorexia nervosa? ભૂખ નહીં લાગે. મતલબ ફાસ્ટમાં રહેશે, ખાશે નહીં વધારે પડતું.
Can इट I इज नॉट लाइक दैट कि have- उसको भूख नहीं लग रही, बट उसको खाना खाना नहीं है। पेशेंट थिंक कि अगर वो खाना खाएगा तो वेट गेन कर लेगा, तो वो जानबूझ के स्टारवेशन करता है। सो दिस इज कॉमन इन एडोलेसेंट, उनको उनकी बॉडी इमेज की ज्यादा पड़ी होती है। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा इज अ कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर। सेकेंड इज ऑल्सो कॉमन, दूसरा कौन सा कॉमन होगा इसमें? There are 3 eating disorders. bulimia Then and you have said. We have completed in mental health nursing. bulimia nervosa. उसमें क्या होगा? એમાં overeating કરીને purging કરશે. हाँ, yes. excessive बुलिमिया eating. नर्वोसा में क्या होगा? वो खाना खा लेगा, फिर उसको गिल्ट होगा, सो जानबूझ के वॉमिटिंग करेगा। एंड थर्ड इज बिंज ईटिंग, दैट इज सिर्फ एक्सेसिव ईटिंग ही करता है। तो जो एडोलेसेंट है उनको बॉडी इमेज की ज्यादा फिक्र होती है। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा इज कॉमन इन दिस एज ग्रुप। वो बॉडी इमेज को बचाने के लिए, लाइक बॉडी को मेंटेन करने के लिए खाना नहीं खाएंगे, और समटाइम्स अगर खा लेंगे तो गिल्ट की वजह से दे यूज टू डू द फॉरगिवनेस, वो जानबूझकर वॉमिटिंग करके निकाल देंगे या फिर लेक्सेटिव्स ले लेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स दे डू। व्हाट अबाउट स्किल्स? यस, और उनकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस में इंक्रीज होगी। व्हाट अबाउट प्ले? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स फर्स्ट तो दे विल मोर इन्वॉल्व इन एथलेटिक एक्टिविटीज, गेम्स, और जो ऐसे एथलेटिक गेम्स है उसमें ज्यादा उनको अच्छा लगेगा। एंड सेकेंड, they are giving more importance to their friends, so they like to gather in a small group. Yes, they follow the strict rules and competition. वो रूल्स के साथ ही खेलेंगे कि ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही खेलना है। दे जस्ट डोंट प्ले रैंडमली, ऐसे रैंडमली नहीं खेलेंगे। देन कौन से एक्टिविटीज करते हैं? लाइक स्पोर्ट्स, वीडियो गेम्स, मूवीज, राइडिंग, पार्टिंग, डांसिंग, दिस ऑल थिंग्स आर कॉमन। सेफ्टी के लिए क्या आप ध्यान रखोगे? एडोलेसेंट्स आर जनरली रिस्क टेकर्स। हाँ, सो क्या करेंगे? हाँ, Reinforce the instruction. जो भी डेंजरस थिंग्स है, एक्सपेरिमेंट्स है नए नए, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, ड्रग कंजप्शन इज आल्सो कंसिडर एज अ रिस्क टेकिंग बिहेवियर। सेकंड, मोटर व्हीकल का यूज करना, लाइक हाई स्पीड्स पर ड्राइव करना, सो ऑल दिस बिहेवियर इज कंसिडर एज अ रिस्क टेकिंग बिहेवियर। सो डायरेक्टली दे यूज टू डू सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स एंड दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट। उनको अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उनको कंट्रोल करे। सो आप डायरेक्टली उनको बोलोगे कि यू कैन नॉट डू दिस, तो they are going to listen you. So what you No. will do? आप उनको कॉन्सिक्वेंसेस समझाओगे, डेंजर समझाओगे कि अगर स्मोकिंग करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। दे विल डायरेक्टली अंडरस्टैंड। डायरेक्टली आप कहोगे कि यू कैन नॉट स्मोक, they are not going to listen you. But if you will tell the consequences of doing some risk taking activities like smoking, caffeine ingestion, alcohol, drugs, so they can follow you. Then उनको क्या बोलना है? जब भी कुछ डेंजरस सिचुएशन आ जाती है तो एडल्ट, एज एन एडोलेसेंट को आप क्या एडवाइस दोगे? नॉर्मली एडोलेसेंट को ऐसा लगता है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, नाउ देयर इज नो एनी वे, इसमें से मैं क्या करूं? सो दे यूज टू अटेम्प्ट सुसाइड बिकॉज उनको लगता है कि सब खत्म हो गया। सो व्हाट यू कैन डू कि देयर इज एंड ऑलवेज अ ऑप्शंस चॉइस। बताना. हाँ, देयर इज एन ऑलवेज अ चॉइस और ऑप्शंस। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि नाउ एवरीथिंग इज लॉस्ट और डेंजर। यू हैव टू टीच देम कि देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, बट यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट ऑप्शन कि ये ऑप्शन क्या है। देन वी हैव टू मेक श्योर कि वो सीट बेल्ट यूज कर रहे हैं। देन अनदर थिंग, यू हैव टू टीच देम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंजरीज दैट हैपेंस बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, आरटीए, उसकी जो वजह से इंजरीज होती है, वो इंजरी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं वो आप सिखाओगे। देन व्हाट अबाउट वाटर? व्हाई? यस, वी हैव टू टीच देम वाटर सेफ्टी। यू हैव टू टेल देम कि आप जब भी कोई नई अनजान जगह पर जाते हो तो फर्स्ट आपके फीट उसमें डीप करो टू चेक कि वेदर वाटर इज डीप और शैलो।
डायरेक्टली डाइव कर दोगे, अगर डीप होगा सो डूब जाओगे, और शैलो होगा तो हेड इंजरी हो जाएगी। देन आप दूसरा क्या चीज इंस्ट्रक्ट करोगे उनको? डेंजर्स एसोसिएटेड विथ गैंग्स, गन्स एंड वायोलेंस, मारा मारी, लाइक गन यूज करना, गैंग अप करके किसी को परेशान करना। डोंट इन्वॉल्व इन दिस ऑल दिस थिंग्स, और उसके डेंजर्स क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये आप सिखाओगे। नेक्स्ट, दूसरी क्या चीज सिखाओगे आप उनको? एंड थर्ड थिंग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Complication associated with it, body piercing, tattooing, and suntan. सन टैनिंग। यस, आप उनको बताओगे कि बॉडी पियर्सिंग के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, टैटूइंग के और सन टैनिंग के। व्हाट इज द रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू विल टीच टू एडोलेसेंट? Yes. 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 You have to teach them. You have to discuss the acquaintances of rape. Like उसके क्या होता है, कैसे होता है, like सेक्सुअल रिलेशनशिप बारे में आप उसके साथ डिस्कस करोगे, एसटीआई के बारे में कि कैसे ट्रांसमिट होता है। एंड यू हैव टू आल्सो एडवाइज देम कि अगर सोशल मीडिया ऐप और इंटरनेट का यूज करके आप डेटिंग कर रहे हो किसी स्ट्रेंजर के साथ, तो उससे क्या डेंजर्स हो सकते हैं, यू डोंट नो हु दे आर। सो दैट यू हैव टू टीच ऑल दिस थिंग टू एडोलेसेंट। देन अर्ली एडल्टहुड, व्हाट इज द पीरियड अर्ली एडल्टहुड किसे बोलोगे आप? 60, ओके। लेट टीन से लेके मिड टू लेट 30s तक का जो पीरियड है, दैट इज कॉल्ड एज अर्ली एडल्टहुड। उसमें फिजिकल चेंजेस क्या हो गए, उनका ग्रोथ अभी होगा, मैक्सिमम ग्रोथ 20 कंप्लीट इयर्स हो तक हो जाएगा। सकता है। हाँ, 20 इयर्स तक उनका ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है। 20 इयर्स के बाद उनका जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा। दे विल नॉट गेन एक्स्ट्रा हाइट गेन नहीं कर सकते, वेट और वो सब होता रहेगा, बट जो हाइट का जो ग्रोथ था वो कंप्लीट हो जाता है। पर्सन इज यूजुअली एक्टिव। उनमें इलनेसेस कैसी होगी? यस, जो ओल्डर पीपल में होती है उतनी ज्यादा क्रोनिक और सीवियर इलनेस नहीं होती इन द अर्ली एडल्टहुड। फिर वो क्या करते हैं? फिजिकल सिम्टम इग्नोर कर। हाँ, दे आर मोर इन्वॉल्व इन अर्निंग मनी एंड ऑल दिस थिंग्स। सो वो क्या करते हैं, उनमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं, सो दे अवॉइड एंड पोस्टपोन सीकिंग द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने से पोस्टपोन करेंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। दे यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स। उनकी लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से उनमें फ्यूचर प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो कौन सी हैबिट्स उनमें ज्यादा कॉमन है? लाइक लैक ऑफ एक्सरसाइज, पुअर पर्सनल हाइजीन, ये सब की वजह से उनमें फ्यूचर में इलनेसेस होने के रिस्क ज्यादा है। नाउ कॉग्निटिव चेंजेस क्या होंगे, अर्ली एडल्टहुड कैसे बिहेव करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी थिंकिंग रैशनल। रैशनलाइज, सो लॉजिकल थिंकिंग होगी। दे यूज लॉजिक इन एवरी सिचुएशन। वो उनका कौन सा स्किल इंक्रीज होगा? ओके, मोटर स्किल्स उनके इंक्रीज होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्रीज होगा, कंसेप्चुअल थिंकिंग का जो स्किल है वो भी इंक्रीज होगा। नाउ दे नो व्हाट दे नो अबाउट देयर ऑक्यूपेशनल एरियाज, करियर। उनको पता है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन से ऑक्यूपेशन में जाना है, मुझे कौन सा करियर चूज करना है। साइकोसोशल चेंजेस क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिली, ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल स्पीक। नेक्स्ट, Give much attention to occupational and social pursuit to yes. improve their financial status. Just to improve their socio-economic status, they are more concerned and they pay more attention to their occupation and the social pursuits than Making Person make They decision regarding career, marriage, and parenthood. yes. Next, able to adapt to the new situation. new situation. Yes. What about sexuality? Yes. Yes. Now they have gained the emotional maturity. जो adolescent है वो emotionally mature नहीं होता, but the early adult is emotionally mature. So
Due to their emotional maturity, they develop a more mature sexual relationship. They just don't do the time pass. They develop the more mature sexual relationship, and उनको भी किसका risk होगा? STI का, because they are involved in sexual relationship. Next is middle adulthood. What is the age period of age in middle adulthood? Mid-30s. Mid 60s. Yes, that is 65. मिड टू लेट 30s से लेके मिड 60s तक का फिजिकल चेंजेस उनमें क्या होंगे? And both together commonly called as climatic changes. Yes. So first of all उनमें physical changes आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही वो 40s के हो जाएंगे. They also identifies कि उनमें reproductive और physical changes उनमें change आया है, उनको पता चलेगा. And they experience the climatic changes. Females में क्या होंगे climatic changes? Online students, they will experience menopause. And what about male? Male में क्या होगा? Andropause. Yes, male will experience andropause. Then physiological changes से किस पर impact पड़ेगा? Self concept, body body image image. structure. Yes, self concept and body image पर impact पड़ेगा, and they are more concerned related to Stress and level of balance, stress, level of wellness positive health habits. and formation of positive health habits. उनको भी ऐसा लगता है कि मुझे अभी ये healthy ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. Cognitive changes क्या होंगे उनमें? Interested in learning new things. Yes, interested in learning new skills, and now they can Involved in educational and vocational program. yes, they are more, Changes the career option. yes, वो नई जॉब में एंटर हो सकते हैं इन देयर 40s और 50s में. करियर पूरा चेंज कर सकते हैं. वोकेशनल और एजुकेशनल प्रोग्राम्स में वो इन्वॉल्व होंगे. व्हाट अबाउट साइको सोशल चेंजेस? दे विल एक्सपीरियंस. Yes. Yes, they experience unexpected events and expected events. उनको पता है what is the expected event. Just like them, their children will also move from themselves. जैसे वो निकले थे उनके पेरेंट्स से अलग होके, वैसे उनके भी चिल्ड्रन अलग निकलने वाले. They know this thing, so they have to experience this change. And what is unexpected event? Online students. Death of a close friend. हाँ, जब वो 60s के हो जाएंगे या 50+ के हो जाते हैं तो कोई भी क्लोज फ्रेंड या किसी की भी डेथ हो जाती है, तो दिस इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट. नाउ व्हाट इज द गुड पॉइंट? इसमें अभी पॉइंट, अच्छा पॉइंट क्या है? बिकॉज देयर चिल्ड्रन आर इंडिपेंडेंट नाउ, सो उनको अपने बच्चों के लिए ऐसे एक्स्ट्रा टाइम, फाइनेंशियल नीड्स कम हो जाएगी, नहीं निकालना पड़ेगा. सो दे हैव मोर टाइम. For यस. themselves. हाँ, कपल्स को एक दूसरे के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा. सो अपना रिलेशनशिप रीडिफाइन करते हैं, उनको अपना अपने लिए खुद के लिए टाइम मिलता है. दे कैन बिकम ग्रैंड पेरेंट्स. यस, वो ग्रैंड पेरेंट्स बनेंगे. और दूसरा क्या उसमें होगा उन लोगों में? जनरेटिविटी इंक्रीज होगी और अचीव करेंगे. दे कैन सर्व टू अदर्स. व्हाट अबाउट सेक्सुअलिटी? First of all, at this age, they have attained the satisfaction, marital satisfaction, sexual relationship का उनको satisfaction gain कर लेते हैं वो. There is increased satisfaction in this age group. But उनकी sexual health affect करती है due to menopause and andropause. Yes, जो climatic changes होते हैं जो males और females में, उसकी वजह से उनकी sexual health affect होती है. And stress है, health है और medications चलती है ऐसी एज में. सो उसकी वजह से भी उनकी सेक्सुअलिटी पर अफेक्ट होगा. उनकी सेक्सुअल हेल्थ कम हो जाएगी. दे विल एक्सपीरियंस लिबिडो, लो सेक्सुअल ड्राइव, ये सब एक्सपीरियंस करेंगे.
व्हाट अबाउट द लेटर एडल्टहुड? कौन सा पीरियड कहलाता है लेटर एडल्टहुड का? यस, 65 से लेके डेथ तक का जो भी है वो लेटर एडल्टहुड कहलाएगा. जीरियाट्रिक पीरियड, ओल्डर एज पीरियड. सो दिस इज द नेम्स. व्हाट अबाउट जेंडर आइडेंटिटी? जेंडर आइडेंटिटी मतलब क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Personal sense of own gender. हाँ, किसी पर्सन को पता है, द पर्सन इज अवेयर कि उसका जेंडर क्या है. और कैसा होगा उसका जेंडर एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके जब वो पैदा हुआ, तो फॉर एग्जांपल मेल था तो उसका जेंडर आइडेंटिटी कैसी होगी? हाँ, सो इट इज नॉट लाइक कि सेम जैसे बर्थ पर थी वैसे ही होगी सेम. इट इज नॉट लाइक दैट. इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो. सो उसको अभी पता है कि व्हाट इज देयर जेंडर, सो दैट इज कॉल्ड एज जेंडर आइडेंटिटी. व्हाट इज जेंडर एक्सप्रेशन? Online students, what is gender expression? Their characteristic appearance, behavior, and name they choose to be called. Yes. वो कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हैं. लाइक बॉडी मेल की है बट दे लाइक टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एज अ फीमेल. उनको रेडी होना अच्छा लगता है. दे यूज टू ड्रेस अप लाइक फीमेल. सो दिस इज हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स टू अदर्स. So that is called as gender expression. What is sexual orientation? Online students, what is sexual orientation? Sexually attracted, whether it is male or female. हाँ, इट मीन्स कि आपको कौन से जेंडर से सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है. इट कुड बी मेल और फीमेल, मतलब सेम जेंडर अट्रैक्शन भी हो सकता है और डिफरेंट जेंडर अट्रैक्शन भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि ऑलवेज डिफरेंट जेंडर ही हो. समटाइम्स दे आर मोर अट्रैक्टेड, सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेम जेंडर आल्सो. सो दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल ओरिएंटेशन. हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट द चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटी? Choosing of toys, spots, preferred name, manner of इन शॉर्ट behavior. देयर बिहेवियर, कि उनको कैसे टॉयज अच्छे लगते हैं, कैसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, कैसे स्पोर्ट्स वो प्रीफर करते हैं, कैसे वो खुद से मतलब बिहेव करते हैं, उनको किस कैसा नाम, उनको ऐसा लगता है कि मुझे ये नाम से बुलाओ. सो कौन सा नाम के लिए अच्छा लगता है. तो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स जिससे आपको पता चलेगा कि ये चाइल्ड की आइडेंटिटी क्या है, जेंडर आइडेंटिटी. दे कैन नॉट टेल यू डायरेक्टली. व्हाट अबाउट एडोलेसेंट? Okay, online students. एडोलेसेंट पीरियड में जैसे वो 12 इयर्स के हो जाते हैं, धीरे धीरे दे गेन इंफॉर्मेशन. उन्हें धीरे धीरे डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है. उन्हें पता चलता है कि व्हाट इज देयर आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी क्या है. वो डेवलप होना स्टार्ट होता है. और कैसे डेवलप होगी, कौन हेल्प करेगा जेंडर आइडेंटिटी डेवलप करने में? सोशल Personal. एनवायरमेंट, फैमिली, फ्रेंड्स. इससे उनको पता चलेगा कि व्हाट इज देयर जेंडर. बट some adolescents are confident कि हाँ उन्हें पता है कि they are male and female. But some adolescents are confused. उन्हें अभी पता नहीं कि whether they are male, female और LGBTQ group में है. They are confused about their gender. So some gain confidence, some are confused. But जैसे ही वो puberty hit करते हैं, many adolescents realize कि उनकी gender identity क्या है, whether it is डिफरेंट विद द बर्थ और सेम विद द बर्थ. जैसे पैदा हुए थे वैसे ही है या फिर डिफरेंट है, वो फिगर आउट कर लेते हैं. नॉर्मली एवरी एडोलेसेंट फिगर आउट कि उनकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है. बट ड्यू टू सम रीजंस अगर वो अलग जेंडर के हैं, सो देयर माइट बी कंफ्यूजन. उन्हें पता नहीं होगा कि मेरी जेंडर आइडेंटिटी क्या है. सो एज अ नर्स आप फैमिली को क्या टीचिंग दोगे, फैमिली सपोर्ट इंटरवेंशन क्या करोगे? यू हैव टू टीच द फैमिली मेंबर्स कि वो अपने चाइल्ड को क्या बोले. प्रेशर ना करे. यस, एनकरेज द चाइल्ड कि उनको जो भी लाइक उनको ऐसे लड़की की तरह सजना सवरना अच्छा लगता है, so they can express that. And we can, you have to tell the
पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स कि डोंट प्रेशर द चाइल्ड टू चेंज देयर एक्सप्रेशन. सो नेक्स्ट थिंग, we have to advise the family members that you have to accept the child, you have to provide the love and unconditional support to that child. Then हाँ, स्कूल में लाइक कैसे वो सपोर्ट करते हैं जेंडर एक्सप्रेशन को. सर्टेन स्कूल्स विल नॉट एक्सेप्ट द डिफरेंट जेंडर पीपल, सो उनके स्कूल में कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसा टीचिंग देते हैं जेंडर आइडेंटिटी रिलेटेड, ये आपको चेक करना होगा. यू हैव टू टेल दिस टू द पेरेंट्स. ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल स्पीक नाउ. नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट क्या करोगे? If child ને સ્કૂલમાં bullying કે નેગેટિવ રિએક્શન કે એવું કશું થતું હોય તો સપોર્ટ કરવાનું ચિલ્ડ્રન. ओके, वी हैव टू सपोर्ट द चाइल्ड एंड वी हैव टू प्रिपेयर देम कि ऐसा आपको फेस करना पड़ेगा. एवरीवन विल बुली यू, एवरीवन विल क्रिएट नेगेटिव रिएक्शन टुवर्ड्स यू. पर जब भी ऐसा कुछ होता है सो यू हैव टू शेयर विथ अस. पेरेंट्स को ऐसा बोलना है चाइल्ड को. देन What the sign of depression, anxiety and their behavior because it affect the emotional health of child. हाँ, उसके डिप्रेशन के साइंस आपको आइडेंटिफाई करने हैं. एंजाइटी है कि नहीं, या फिर कुछ भी बिहेवियर चेंजेस है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा. बिकॉज ये सब की वजह से उसकी इमोशनल हेल्थ पर अफेक्ट होगा, बैड इफेक्ट्स होंगे. देन लास्ट पॉइंट इज If Seek the emotional health medical. damage થાય તો medical professional assistance ની help લેવાની. एंड सेकंड किसके लिए ले सकते हैं मेडिकल प्रोफेशनल असिस्टेंस? मेडिकल हेल्प किसके लिए ले सकते हैं? पहले तो अगर चाइल्ड का इमोशनल हेल्थ डैमेज हो गई है सो वो साइकेट्रिक की हेल्प ले सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं. दूसरी कौन सी कंडीशन में ले सकते हैं? Family member having difficulty to accept the child. हाँ, पेरेंट्स आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द चाइल्ड्स डिसीजन. चाइल्ड ने बोला है कि आई हैव डिफरेंट जेंडर, सो पेरेंट्स फीलिंग सो मच ऑफ डिफिकल्टी कि ऐसा कैसे एक्सेप्ट करें. सो उसमें भी साइकेट्रिक की हेल्प ले सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं. एनी डाउट टिल दिस? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so let's start new topic, that is end of life care. What do you mean by end of life care? Online students 65 years के बाद की सारी केयर इज कॉल्ड एज एंड ऑफ लाइफ केयर. End No, of ma'am. life care means કોઈ પેશન્ટને ડિસીઝ હોય એ રિકવર થવાના ચાન્સીસ ના હોય, જસ્ટ સિમ્પટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ આપીને એનું જે જીવવાનો જે હોપ છે એ આપણે બચાવી રાખીએ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એન્ડ ઓફ લાઈફ કેર. यस, नाउ वी नो कि ये पर्सन अभी ज्यादा नहीं जीने वाला है. देयर आर लेस चांसेस ऑफ लिविंग, और वो लाइक ऐसा बोलते हैं कि अभी डाइंग के नजदीक है, मरने वाला है. सो ऐसी जब ऐसे टाइम पर जो आप केयर देते हो दैट इज कॉल्ड एज एंड ऑफ लाइफ केयर. सो एंड ऑफ लाइफ केयर रिलेट्स टू डेथ एंड डाइंग. डेथ नियर है या फिर डाइंग पीरियड में है, सो जब केयर देते हो दैट इज कॉल्ड एज एंड ऑफ लाइफ केयर. सो एंड ऑफ लाइफ केयर में आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है? सो फर्स्ट इज लीगल एंड एथिकल इश्यूज. व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन 6th चैप्टर. लीगल एंड एथिकल इश्यूज में स्टडी किया था. ये कब एप्लीकेबल होगा? एडवांस डायरेक्टिव्स और वो सब था ना. डीएनआर, व्हाट इज डीएनआर? डू नॉट रीच सक्सेस. Do not reach succeeds. Yes, एडवांस डायरेक्टिव. सो जब पेशेंट ऐसे लास्ट टाइम में होगा, अब चांसेस बहुत कम है, सो हम देखते थे कि उसके एडवांस डायरेक्टिव्स क्या है, लिविंग विल ऑफ पावर ऑफ अटर्नी किसको दी है, विल्स क्या है उसके, तो वो सब लास्ट मोमेंट पे आप चेक करते हो. सो आउटकम्स रिलेटेड टू केयर ड्यूरिंग इलनेस एंड डाइंग एक्सपीरियंस शुड बी बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स विशेस. अब क्लाइंट को मतलब उसके इलनेस के क्या आउटकम्स आने वाले हैं. आपको पता है कि ये बीमारी में से वो निकलने वाला नहीं है, जल्दी उसकी डेथ होने वाली है, वो एक्सपीरियंस करने वाला है डाइंग. सो कौन सी केयर उसको मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सो वो किस पर बेस्ड करता है? क्लाइंट की विशेस पर. क्लाइंट क्या चाहता है, उसके साथ क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए. सो जो भी क्लाइंट की इच्छा है वो आपको करना होगा. इश्यूज फॉर कंसिडरेशन में इंक्लूड organ and tissue donation. Yes,
अगर क्लाइंट की विश है, डाइंग से पहले क्लाइंट बोलता है कि अगर मेरी डेथ हो जाए तो मेरे ऑर्गन्स डोनेट कर देना, टिश्यू डोनेट कर देना, सो ये भी हो सकता है। फिर एडवांस डायरेक्टिव्स भी हो सकती है, और अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी एडवांस डायरेक्टिव्स हो, क्लाइंट ने बोला हो कि मेरे पर ये प्रोसीजर करनी है, अगर मेरे मेरे को कुछ हो जाए, आई एम इनकेपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन, सो मेरे बिहाफ में से ये पर्सन डिसीजन लेगा, सो ये सब चीज लास्ट मोमेंट पर होती है। विदहोल्डिंग और विड्रॉइंग द ट्रीटमेंट, यस, क्लाइंट चाहता है कि ये ट्रीटमेंट मुझे नहीं लेनी है, विथहोल्ड कर दो, ये ट्रीटमेंट मुझे मतलब लेनी ही नहीं है, चालू है तो बंद कर दो, विड्रॉ कर दो। सो ये सब भी लीगल और एथिकल इश्यूज में आएगा। एंड सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, बिकॉज वी नो कि कुछ पेशेंट्स के पास डीएनआर प्रिस्क्रिप्शन होता है, दे वो डोंट वांट टू गेट रिवाइव, उनको नहीं चाहिए सीपीआर, तो ऐसे टाइम पे आप ये भी नहीं कर सकते। तो these are the issues that are considered as a legal and ethical issues when a person is dying. जो लास्ट फेज में है तब ये सारे इश्यूज हो सकते हैं, सो यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू मेक श्योर कि ये सब डिसीजंस पेशेंट के हैं या नहीं है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट कल्चरल एंड रिलीजियस कंसिडरेशन। यस, कुछ कल्चर में, कुछ रिलीजन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं रिलेटेड टू डेथ, सो हमें ऑलवेज पेशेंट के कल्चर और रिलीजन को कंसीडर करना है, ध्यान में रखना है। सो लेट्स सी बॉक्स 19.4 अबाउट रिलीजियस एंड कल्चरल कंसिडरेशंस रिगार्डिंग एंड ऑफ लाइफ केयर। सो एंड ऑफ लाइफ केयर एंड प्रैक्टिसेस मे वैरी अमंग मेंबर्स ऑफ ईच रिलीजियस ग्रुप। पता है कि हर रिलीजन में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन हिंदूज दे डू क्रीमेशन, इन क्रिश्चियंस दे बरी द क्लाइंट इन कॉफिन्स, इन मुस्लिम्स दे डायरेक्टली बरी द patient or dead body. So there are different practices in their each religion. Therefore, culturally sensitive care requires that the nurse identify the specific preference and needs of each individual. That's why it is so important, because it is culturally sensitive. कैसे उसको मतलब हैंडल करना है डेड पेशेंट या फिर डाइंग पेशेंट को। सो बीइंग अ नर्स हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि उसकी नीड क्या है इंडिविजुअल की। द नर्स मस्ट आस्क द क्लाइंट and or family what these preferences are and develop a plan of care that addresses the individualized preferences. Yes, एज अ नर्स हमें पेशेंट को पूछना है, या फिर पेशेंट नहीं बोल सकता तो उसके फैमिली मेंबर्स को पूछो, या फिर दोनों को। सो आपको उनके प्रेफरेंसेस पूछना है कि आपके रिलीजन में, आपके कल्चर में कैसे केयर दी जाती है, क्या करना है। सो लेट्स स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी ग्रुप और उनमें क्या प्रैक्टिसेस होती है। सो फर्स्ट इज बुद्धिज्म। So the decision of forego life sustaining efforts is an individual matter that requires consultation with the client and the client's family. Yes, बुद्धिज्म नॉर्मली क्या करते हैं कि जब भी ऐसे एंड ऑफ लाइफ फेज आ जाता है कि नाउ दे आर नो कि दे आर गोइंग टू डाई, सो वो क्या करेंगे, जो ट्रीटमेंट्स है, जो एफर्ट्स है उनको बचाने के लिए वो विथ होल्ड कर देते हैं कि बस अभी स्टॉप कर दो, कुछ भी मत करो, लाइक उसको बचाने की ट्राई मत करो, जो भी होगा देखा जाएगा, इफ द पर्सन इज डाइंग लेट हिम डाई। सो ये उनकी बिलीफ होती है। और ये आपको, ये कैसे वो कंसल्टिंग विद द क्लाइंट एंड क्लाइंट फैमिली मेंबर, आप उनसे पूछ सकते हो कि डू यू वांट टू विड्रॉ द ट्रीटमेंट, कि आपको चालू रखनी है। सो आप क्लाइंट से कंसल्ट कर सकते हो, क्लाइंट के फैमिली मेंबर से कंसल्ट कर सकते हो, एंड यू कैन डू द जो भी उन्होंने डिसाइड किया है वो आप कर सकते हो। Disposition of the body varies with the culture and denomination and the family needs to be consulted. Yes, disposition of body, जैसे मैंने बोला कि हिंदूज में डिस्पोजिशन कैसे करते हैं, बाय क्रीमेशन। सो उनमें कैसे डिस्पोजिशन होता है ये आपको पता नहीं है, चलो, सो यू हैव टू आस्क देम, उनको पूछना पड़ेगा, उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, उनकी फैमिली मेंबर्स को, कि बॉडी का डिस्पोजिशन आप कैसे पसंद करते हो। Beliefs on autopsy vary, therefore the client on the client or the client's family must be consulted. Yes, कुछ लोग ऐसे प्रीफर करते हैं कि they do not undergo autopsy. Autopsy मतलब हाँ, डेथ बची, Postmortem. डेथ के बाद जो पोस्टमार्टम करते हैं वो ऑटोप्सी। तो कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि दे अप्रूव द ऑटोप्सी, कुछ लोग अप्रूव नहीं करेंगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट द क्लाइंट और फैमिली मेंबर्स कि आपको ऑटोप्सी करवानी है या नहीं। सो अदर गाइडलाइंस आर गिवन इन दिस लिंक, ये लिंक पर है, उसमें ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन नेक्स्ट ग्रुप इज कैथलिक। सो मेंबर्स लुक
to a priest for prayers and support and comfort. Yes, जो कैथलिक होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनको लगता है कि ये पर्सन नाउ द पर्सन इज गोइंग टू डाई, एंड ऑफ लाइफ केयर में है, सो दे विल कॉल द प्रीस्ट. जैसे हिंदूज में लाइक पुजारी ब्राह्मण, सो द प्रीस्ट इज द फादर, सो दे कॉल द प्रीस्ट, और वो वहां पर पेशेंट के पास आकर प्रेयर्स करेंगे और सपोर्ट एंड कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को जो ऑलरेडी डेथ होने वाली है जिसकी. Sacraments before death include reconciliation and holy communion. Yes, sacrament मतलब कि जो भी हम विधि करते हैं लाइक बिफोर डेथ, सो जो भी प्रीस्ट है वो हॉस्पिटल में आएंगे और डेथ होने से पहले वो क्या करते हैं लाइक होली कम्युनियन करते हैं साथ में इकट्ठा होकर. दे डू द प्रेयर्स एंड दे विल से कि इसको मुक्ति मिल जाए एंड ऑल दिस थिंग्स दे डू. This is about Catholic. More information is given in link. Next, Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. तो ये जो कम्युनिटी है, जो सेंट्स वाली कम्युनिटी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्मोन्स. सो वो कैसे बिलीव करते हैं, उनके लिए एंड ऑफ लाइफ केयर क्या है? सो मेंबर्स लुक टू द चर्च लीडर्स फॉर सपोर्ट एंड कंफर्ट. यस, ये जो कम्युनिटी वाले ग्रुप है, दे आर ऑल्सो क्रिश्चियंस बट दे फॉलो द डिफरेंट कम्युनिटी इन देयर. सो वो क्या करेंगे, जब भी डाइंग नजदीक हो या डेथ नजदीक होगी, तो जो भी चर्च के लीडर्स है उनको सारे मेंबर्स को बुलाएंगे और वो मेंबर्स उसको सपोर्ट एंड कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे जिसकी डेथ होने वाली है. सम में वांट टू बी ब्लेस्ड बाय द मॉर्मन प्रीस्टहुड. यस, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल उनकी डेथ होने वाली है, सो दे विल कॉल द प्रीस्ट. बट कौन सा प्रीस्ट? मॉर्मन्स का स्पेशल प्रीस्ट होगा. जैसे क्रिश्चियंस में अगर जो हो उनको पता होगा कि देयर आर कैथलिक, देर आर मेथोडिस्ट एंड डिफरेंट साल्वेशन आर्मी, ऐसे ग्रुप्स होते हैं. तो जो मॉर्मन्स वाला ग्रुप होता है वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक मॉर्मन्स के प्रीस्ट को ही बुलाएंगे और उनसे ब्लेसिंग्स लेंगे बिफोर डेथ. उनको ऐसा अच्छा लगता है. नेक्स्ट, इस्लाम. इस्लाम लोग कैसे फॉलो करेंगे? अ मुस्लिम चैपलिन. जो हम मुस्लिम्स में जो प्रीस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज मुस्लिम चैपलिन, और अ वॉलंटियर और एन इमाम may be preferred to be present at the time of death to offer support to the family, read the Quran and comfort the dying client. Yes, उनके जो प्रीस्ट होंगे इस्लाम के, मुस्लिम के प्रीस्ट, वो आएंगे हॉस्पिटल में, देन वो इमाम रीड करेंगे, कुरान रीड करेंगे पेशेंट के आगे कि पेशेंट की फैमिली मेंबर्स को और पेशेंट को कंफर्ट मिले डेथ से पहले. प्रेफरेंस मे बी दैट द क्लाइंट फेस द मक्का. यस, मुस्लिम्स में ऐसा होता है कि ड्यूरिंग दैट अगर किसी की डेथ हो गई हो या डेथ होने वाली हो तो उसका जो फेस होता है हेड, वो मक्का की डायरेक्शन में फेस किया जाता है. सो अगर यूनाइटेड स्टेट्स में देखेंगे, सो इट वुड बी वेस्ट टू साउथ वेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. हर स्टेट में अलग अलग होगा, मक्का की डायरेक्शन अलग होगी, बट दे यूज टू प्रीफर कि जो पर्सन है उसका हेड मक्का की तरफ हो, फेस मक्का की तरफ हो. Then next group is Jehovah's Witness. Jehovah's Witness क्या करेंगे? So they likely to refuse the blood transfusion whatever the possible consequences. Yes, जो भी consequences होंगे, like उनकी, आप उनको बोलोगे कि अगर आप ब्लड नहीं लोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, still they will not accept the blood. So they will likely refuse the blood transfusion. उसके जो भी consequences आएंगे तो भी वो लोग ब्लड को accept नहीं करते. Jehovah's Witness. कांग्रेशनल सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट. यस, उनमें भी ऐसा ही होता है कि एक प्रीस्ट आता है फिर ऐसे ग्रुप करके उसको सपोर्ट देते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो उनमें भी सेम थिंग होती है. जुडाइज्म. जुडाइज्म मीन्स, दूसरा नाम क्या था उसका जो फर्स्ट पॉपुलेशन हमने एक्स्ट्रा देखी थी? दैट इज ऑल्सो कंप्लीटेड. Jehovah's Witness इज डिफरेंट ग्रुप. जुडाइज्म कौन सा डाइट फॉलो करते थे? Orthodox Jewish. कॉशर डाइट. Yes, Orthodox Jewish, or yes, they are also called as Orthodox Judaism or only Judaism. So उनमें क्या होता है? So a dying person should not be left alone. इनमें जो लोग मतलब जिसकी डेथ होने वाली हो, आपको पता है कि ये बहुत नहीं जीने वाला है, तो उसको अकेला नहीं छोड़ते. और रेबाइस. रेबाइस मतलब जो हम प्रीस्ट बोलते हैं, उनमें रेबाइस बोलते हैं उनको, जो भी फादर होते हैं उनको रेबाइस बोलते हैं. और रेबाइस प्रेजेंस इज डिजायर्ड. वो लोग चाहेंगे कि उनके जो प्रीस्ट है, उनके जो साधु है या जो भी है, कोई भी रिलीजियस पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज रेबाई. सो उनको भी इच्छा होती है कि वो वहां पर प्रेजेंट हो हॉस्पिटल में. फॉर अ क्लाइंट हु आर मेंटली कॉम्पिटेंट,
Jewish tradition encourages them to reflect on their lives, pass on wisdom, make amendments if needed, and say goodbye. Yes, ये जो मेंटली कॉम्पिटेंट मतलब वो मेंटली हेल्दी है पेशेंट. सो जो ज्यूइश ट्रेडिशन है उनमें क्या ट्रेडिशन फॉलो होता है कि जो भी डेथ होने वाली है बट वो अभी मेंटली अच्छा है, सो वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट देयर लाइफ, मतलब वो पास्ट में याद करेगा कि उसने क्या अच्छे काम किए हैं, क्या किया है उसकी लाइफ में. पास ऑन द विजडम, जो उसके आसपास खड़े हैं उनको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, ऐसे सब एडवाइस देगा. देन मेक अमेंडमेंट्स. अमेंड्स मतलब कि मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, या फिर किसी की वजह से वो हर्ट हुआ है तो वो दूसरों को माफ करेगा. फॉरगिवनेस लेना और फॉरगिव करना दोनों करेंगे, और लास्ट गुड बाय करेंगे कि नाउ आई एम गोइंग टू डाई, सो गुड बाय कहेंगे सबको. सो दिस हैपेंस इन देयर ट्रेडिशन. उनके वर्सन उनमें जब किसी की डेथ होने वाली होती हो तो ये लोग ऐसा करते हैं. नेक्स्ट इज हिंदुइज्म. हिंदुइज्म में क्या होगा, सो स्पेशल प्रेयर्स आर सेड एंड ऑफन अ रिलेटिव मस्ट बी प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ डेथ. यस, उनमें स्पेशल प्रेयर्स की जाती है. स्पेशल प्रेयर्स मतलब कोई श्लोक बोलेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे जब डेथ होने वाली हो. एंड दे प्रीफर कि जब किसी की भी डेथ होने वाली हो तो एटलीस्ट एक रिलेटिव तो प्रेजेंट हो उनके साथ. अ पंडित, जो प्रीस्ट बोलते हैं इन हिंदूज, इट इज कॉल्ड एज पंडित. A pandit may be called in to do the puja prayer. पंडित आएंगे, पूजा करेंगे. पूजा may involve adorning the person's head with sandalwood paste, holy ash and red kumkum powder. Yes, उनमें क्या होता है हिंदुइज्म में, लाइक सैंडलवुड की पेस्ट ऐसे फोरहेड पर अप्लाई करेंगे, होली एश अप्लाई करेंगे, कुमकुम, लाइक they used to do the tilak in Hindus. A red or yellow string may be tied around the wrist. रिस्ट पर ऐसे धागा बांधते हैं रेड और येलो कलर का उनके हाथ में. आफ्टर द डेथ क्लोज फैमिली मेंबर्स विल वॉश द बॉडी. अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसको नहलाया जाता है. द फैमिली मेंबर्स वॉश द बॉडी. देन क्लोज द आईज, आईज क्लोज कर देंगे पेशेंट की और जो डेड पर्सन है उसकी. एंड स्ट्रेटन द लेग्स, लेग्स स्ट्रेट कर देंगे. अ डेथ नीड्स टू बी रजिस्टर्ड एज सुन एज पॉसिबल एंड द बॉडी क्रीमेटेड विद इन 24 आवर्स. यस, जैसे ही उनमें किसी की डेथ होती है तो जैसे ही पॉसिबल हो, लाइक नेक्स्ट डे भी वो रजिस्टर करके आते हैं कि दे आर डेड नाउ, एंड दे बिलीव कि 24 आवर्स के अंदर अंदर क्रीमेशन हो जाए. बॉडी इज जनरली क्रीमेटेड विद इन 24 आवर्स, वो ज्यादा नहीं रखते. देन नेक्स्ट इज प्रोटेस्टेंट्स. प्रोटेस्टेंट्स क्या बिलीव करते हैं, सो सम प्रीफर स्पेसिफिक रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस एट द टाइम ऑफ वंस डाइंग एंड डेथ. कुछ प्रोटेस्टेंट्स फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते. सो सम प्रीफर स्पेसिफिक रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस जो उनमें फॉलो होगी एट द टाइम ऑफ डाइंग या फिर डेथ हो गई है तो. Many prefer family members, friends, and their own clergy to be present for comfort and prayers at this time. Yes, जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं वो लोग क्या प्रीफर करते हैं कि किसी की डेथ होने वाली हो तो फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या फिर जो क्लर्गी है, उनमें क्लर्गी बोलते हैं, तो क्लर्गी जो हो उनका वो प्रेजेंट हो वहां पर, प्रेयर्स करे, कंफर्ट प्रोवाइड करे पेशेंट को. कंसल्ट विद द फैमिली रिगार्डिंग देयर प्रेफरेंस. यस, उनमें कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते. सो वी हैव टू कंसल्ट द फैमिली कि आपके प्रेफरेंसेस क्या है. ये सब हमने देखे. दिस आर द जनरल प्रेफरेंसेस दैट एवरी कम्युनिटी फॉलोज, बट स्टिल before doing anything you have to consult the family members and family. You have to ask them कि आप क्या करना चाहते हो, what do you want. उनको आपको टाइम देना होगा. whatever they want with the dead body या फिर the person who is dying, you have to allow all these things because it is culturally sensitive thing. आपको उनको अलाउ करना होगा. so always ask. डायरेक्टली जजमेंट नहीं लेना है कि ये प्रोटेस्टेंट है, ये हिंदुइज्म है, ये इस्लाम है तो उनमें ऐसा ही होता है. सो डायरेक्टली आप खुद से नहीं कर सकते. यू हैव टू ऑलवेज आस्क देम. अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, ma'am. ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes. ओके, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज पैलिएटिव एंड हॉस्पिस केयर. Online students, please come back from break. Should we start now? Yes, ma'am. Okay, so next topic is palliative and hospice care. What is palliative care? Palliative care is the care given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dying. It is usually given to the person who is dy
that is end of life care. એવી કેર કે જેનાથી પેશન્ટના ખાલી સિમ્પટમ્સ રિલીઝ થાય એમ. Yes, we cannot cure the disease condition. हम डिजीज कंडीशन क्योर करने वाले नहीं है, बट वो अच्छे से जी सके, लाइक जब भी 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी जिए, बट एटलीस्ट वो अच्छे से जिए. सो दैट इज द केयर, दैट इज कॉल्ड एज पैलिएटिव केयर और हॉस्पिस केयर. एंड ऑफ लाइफ केयर मतलब जब अभी वो मरने ही वाला है, नियर डेथ है, और जब वो केयर देते, दैट इज एंड ऑफ लाइफ केयर. सो पैलिएटिव एंड हॉस्पिस केयर focuses on caring, interventions and symptoms management rather than cure for a disease or condition that no longer responds to treatment and can be required at any age. ऐसा नहीं है कि पैलिएटिव केयर लाइक ओल्डर एज में ही लगेगी. कुछ कोई ऐसा भी है कि बच्चा है बट उसको बहुत क्रोनिक सीवियर कंडीशन है, आप कितना भी ट्राई कर लो, वो ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करता बच्चा अच्छे से, उसको प्रोग्रेस ही नहीं होता. तो आप क्योर करने पर अब छोड़ दोगे, जितना जिएगा 1 साल 2 साल, बस अच्छे से निकल जाए, सिम्टम्स उसके कंट्रोल हो जाए. सो ऐसी केयर को हम पैलिएटिव और हॉस्पिस केयर बोलते हैं. इट कैन रिक्वायर एट एनी एज. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुढ़े लोगों को ही पैलिएटिव केयर मिलेगी, कोई भी कंडीशन हो सकती है कभी भी, और आप पैलिएटिव केयर दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड प्रोग्नोसिस. कंडीशन कौन सी है, उसका प्रोग्नोसिस कैसा है. नॉर्मली पुअर प्रोग्नोसिस हो एंड क्रोनिक कंडीशन हो तब पैलिएटिव केयर लगती है. अगर एक्यूट कंडीशन है और अच्छा प्रोग्नोसिस है तो पैलिएटिव केयर नहीं लगेगी. Pain and symptoms are controlled. The dying client should be as pain free and as comfortable as possible. हम ये जो पैलिएटिव केयर है, सो उसमें पेन कंट्रोल करते हैं. पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है, फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट है एंड वी नो कि अभी उसका कैंसर क्योर नहीं होने वाला है, सो उसको पैलिएटिव कीमोथेरापी मिलती रहेगी. पैलिएटिव कीमोथेरापी मतलब जब तक जीता है तब तक उसको कीमोथेरापी लेनी है. सो मेन कंसर्न क्या होगा कि उसका पेन का सिम्टम कंट्रोल में रहे. फिर एक टाइम आएगा कि नाउ उसकी डेथ होने वाली है, नाउ द पेशेंट इज डाइंग, तो उस टाइम पर तो उसको पेन जितना हो सकता, पेन उतना कंट्रोल में करना है, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है. वन ऑफ माय पेशेंट हु इज आल्सो डाइंग ऑन 16th May 2023, उसकी डेथ होने वाली थी. 2 दिन से हमें पता चल गया था कि ये पेशेंट अभी ज्यादा नहीं जिएगा. लीवर खराब हो गया था, किडनीज खराब हो गई थी. वी नो दैट डाइक्लोफिनेक इज नेफ्रोटॉक्सिक, बट स्टिल डॉक्टर टोल्ड अस कि गिव डाइक्लोफिनेक, जितनी बार उसको पेन हो रहा है उतनी बार दो. वी नो कि वो बचने वाला है नहीं, सो व्हाई वी वांट द पेशेंट टू सफर विद पेन. तो जब डाइंग पेशेंट हो तो जितना हो सके उतना उसको पेन फ्री रखना है, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है. प्रोवाइड सपोर्ट एंड केयर फॉर Provide support and care for the clients of any age in the last phase of incurable disease so that they might live as fully and as comfortably as possible. Yes. अभी हमें पता है कि ये पेशेंट बहुत लंबा नहीं जीने वाला है एंड पैलिएटिव केयर हमको देनी है. सो जितना हो सके उतना सपोर्ट दो, केयर दो पेशेंट को कि वो इनक्योरेबल डिजीज है, उसको क्योर होने वाला नहीं है. सो जितना भी जिए उतना अच्छे से जिए, फुल्ली एंड कंफर्टेबली वो जिए. Client and family needs are focuses on any focus of any intervention. Yes, client और उसकी family की जो भी needs है उस पर ज्यादा फोकस करना है कि अभी अब पेशेंट को अब कि आप क्योर नहीं करोगे, अगर वो 1 महीना जीता है, 2 महीना 3 महीना जितना भी जिएगा, बस उसको कंफर्टेबली जीने देना है. देन नेक्स्ट इज नियर डेथ फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन. अभी कोई पर्सन की डेथ होने वाली हो, लाइक हमने बोला था कि हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि ये पेशेंट अभी 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं निकालेगा. तो कैसे पता चला, सिम्टम्स क्या थे, मैनिफेस्टेशंस, फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस क्या थी जिससे आपको पता चला कि ये पेशेंट अभी नियर डेथ पर है, डाइंग पेशेंट है. सो लेट्स स्टडी. As death approaches, metabolism is reduced and body gradually slows down until all function ends. जब डेथ नजीक आने वाली होती है किसी भी पेशेंट में तो क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली कम हो जाता है, बॉडी का सारा फंक्शन धीरे 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 कम हो जाएगा एंड फिर एट द एंड पूरा फंक्शन एंड ही हो जाएगा, बंद ही हो जाएगा. अभी सेंसरी जो सेंसिस वाले जो ऑर्गन्स है पेशेंट के, उसमें क्या चेंजेस होंगे. सो द क्लाइंट एक्सपीरियंसेस ब्लर्ड विजन. जो भी पर्सन की डेथ होने वाली है अभी उसको ब्लर्ड विजन दिखेगा. द डिक्रीज सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, डिक्रीज पेन एंड टच परसेप्शन, द लॉस ऑफ ब्लिंक रिफ्लेक्स एंड अपीयर्स टू स्टेयर. जो भी पेशेंट डेथ होने वाली है जिसकी अभी या 1 या 2 दिन मैक्सिमम निकालने वाला है, तो वो पेशेंट में क्या होगा, ब्लर्ड विजन हो जाएगा, सेंस
ऑफ स्मेल एंड टेस्ट भी कम हो जाएगा, उसका पेन का जो परसेप्शन है, आप ऐसे पिंच करोगे तो भी उसको फील ही नहीं होगा उतना अच्छे से, उसकी जो ब्लिंक रिफ्लेक्स है आंखें ब्लिंक करने की वो भी कम हो जाता है, एंड ऐसा लगेगा कि वो ऐसे स्टेयर कर रहा है। हियरिंग इज बिलीव टू बी द लास्ट सेंस लॉस्ट। हियरिंग कब लॉस होगा? जब उसको डेथ होने वाली है, सबसे लास्ट में हियरिंग सेंस जाता है, उसके पहले सारे सेंसेस चले जाते हैं। रेस्पिरेशन में क्या चेंजेस होंगे? सो रेस्पिरेशन में भी रैपिड और स्लो, शैलो एंड इरेगुलर। रेस्पिरेशन रैपिड भी हो सकते हैं, स्लो भी हो सकते हैं। इट इज नॉट कंफर्म कि हर बार रैपिड ही होंगे, हर बार स्लो ही होंगे, पर शैलो और इरेगुलर रेस्पिरेशन होंगे। रेस्पिरेशन में भी नॉइजी एंड वेट साउंडिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज डेथ रेटल। अगर किसी पेशेंट की डेथ होने वाली हो और आपने सुना होगा तो देर इज अ डिफरेंट साउंड, एकदम वेट साउंड, नॉइजी साउंड के रेस्पिरेशन आते हैं, और उस रेस्पिरेटरी पैटर्न को क्या बोलेंगे? डेथ रेटल। वो ऐसा साउंड लास्ट मोमेंट पर ऐसा ही साउंड आता है जो भी पर्सन की डेथ होने वाली होती है वो। काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन इज ऑल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ एपनिया एंड डीप रैपिड ब्रीथिंग। काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन भी उनमें देखने को मिलते हैं। काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन मीन्स क्या? तो पहले ऐसे डीप ब्रीथिंग, रैपिड ब्रीथिंग होगा, फिर बीच में एपनिया हो जाएगा, फिर से वापस से साइकिल होगी, फिर एपनिया होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन। ये भी आप पेशेंट के अंदर देख सकते हो। हैज एनीवन सीन डाइंग पेशेंट? किसी ने देखा है इन योर स्टूडेंट लाइफ, इंटर्नशिप, वर्क? ग्राफ बच्चे एकदम लाइन आएंगे और कोई ऊपर नीचे। Has anyone see any dying patient? किसी dying patient को देखा है लास्ट मोमेंट पर, लाइक डेथ से एक दिन पहले या थोड़े घंटे पहले? नो वन? जिसने देखा होगा देखे, ये सब होता है एक्चुअली में, होता है, आपको पता चलता है कि ये पेशेंट अभी उसकी डेथ होने वाली। इट स्लोज एंड ब्लड प्रेशर फॉल्स प्रोग्रेसिवली। हार्ट रेट भी उसकी धीरे धीरे कम होती जाएगी, ब्लड प्रेशर भी धीरे 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 कम होता जाएगा। कितनी भी इंटरवेंशन कर लोगे आप, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने वाला नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे डाउनवर्ड फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इंडिकेट्स कि अभी ये पेशेंट नहीं बचेगा। स्किन इज कूल टू टच एंड द एक्सट्रीमिटीज बिकम पेल, मॉल्टेड एंड साइनोटिक। आप उसकी स्किन टच करोगे तो ठंडी हो जाएगी उसकी स्किन, धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स ठंडे होने लगेंगे, एक्सट्रीमिटीज पेल होने लगेगी, मॉल्टेड होने लगेगी, साइनोटिक होने लगेगी। स्किन इज वैक्स लाइक वेरी नियर डेथ। अभी लाइक एक दिन से पहले चलो ये सिम्टम्स है, अभी आज एक दो घंटे, डेथ से एक दो घंटे पहले, वेरी नियर टू द डेथ, स्किन उसकी शाइनी हो जाएगी, लाइक वैक्स लाइक, एकदम चमकने लगेगी उसकी स्किन। सो नियर डेथ होने वाली हो जब, तब उसकी स्किन वैक्स लाइक हो जाती है, चमकती है एकदम। यूरिनरी आउटपुट कैसा होगा जो पर्सन डेथ होने वाली है उसका? सो डिक्रीजेस एंड इनकॉन्टिनेंस में अकर। यूरिन आउटपुट नॉर्मली कम हो जाएगा, बट जो भी पेशेंट है देर मस्ट बी इनकॉन्टिनेंस, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, यूरिन लीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बट यूरिन प्रोडक्शन आउटपुट कम हो जाएगा। जीआई सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? सो मोटिलिटी एंड पेरिस्टाल्सिस डिमिनिश। जीआई इंटेस्टिनल मोटिलिटी कम हो जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो जाएगा। इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन एंड गैस अक्यूमुलेशन। पेरिस्टाल्सिस कम हो गया है, सो उसकी वजह से क्या होगा? पर्सन कॉन्स्टिपेशन एक्सपीरियंस करेगा, गैस एक्सपीरियंस करेगा एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा। बट इनकॉन्टिनेंस में अगर आपने देखा होगा से पहले, लाइक पूरी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती है, इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता एंड दे पास द स्टूल। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या होगा? द client gradually loses the ability to move, has difficulty in speaking and swallowing and loses the gag reflex. क्लाइंट अभी मूव नहीं कर पाएगा, लाइक उसके आर्म्स और वो सब भी मूव नहीं कर पाएगा, बोलने में तकलीफ होगी, स्वेलोइंग में तकलीफ होगी, और उसका गैग रिफ्लेक्स भी चला जाएगा बिफोर डेथ। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस होंगे? सो कैनेडी टर्मिनल अल्सर विच यूजुअली सिग्नल्स द लास्ट सिग्नल द स्टार्ट ऑफ डाइंग प्रोसेस। यस, ये नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स जो घर पे जिसकी डेथ होती है उसमें नहीं देखने को मिलेगी। ये जो क्रोनिकली हॉस्पिटल में एडमिट थे बहुत लंबे टाइम से, लाइक आईसीयू में थे या फिर हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनमें ये कैनेडी टर्मिनल अल्सर देखने को मिलता है। अगर ये अल्सर आपको दिखता है, सो इट इंडिकेट्स कि अभी ये पेशेंट की डेथ होने वाली है। ये
क्या होता है? I'll tell you. Normally occurs on the sacrum and it is a dark sore that develops rapidly and is commonly mistaken for deep tissue injury. Now generally सब लोग उसको like pressure ulcer में confuse हो जाते हैं, but we know pressure ulcers या bed sores रातों रात develop हो जाएंगे. हाँ, इट टेक्स टाइम्स. लाइक प्रेशर था, आज रेडनेस थी, थोड़े दिन तक रेडनेस रहेगी, देन सेकेंड स्टेज में जाएगा. इट टेक्स टाइम्स टू डेवलप. बट ये जो कैनेडी टर्मिनल अल्सर है वो सडनली, लाइक 5 घंटे पहले पेशेंट की स्किन पर कुछ नहीं था, सडनली 5 आवर्स के अंदर इतना बड़ा अल्सर हो गया. नॉर्मली सेक्रम पर होता है ज्यादा, कोई भी प्रोमिनेंस एरिया, एल्बो है, हील है, जो भी प्रेशर अल्सर्स के पॉइंट है वहां पर हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली सेक्रम पर ज्यादा होता है. और सडनली डेवलप हो जाता है, एकदम डार्क ब्लैक कलर का सोर अल्सर हो जाएगा, रैपिडली डेवलप हो जाएगा. कल कुछ नहीं था और आज सडनली अचानक रातों रात सोर हो गया, पूरा अल्सर हो गया. सो दिस इज अ कैनेडी टर्मिनल अल्सर. उसको नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि डीप टिश्यू इंजरी हुई है, प्रेशर अल्सर हो गया है, बट द डिफरेंस इज प्रेशर अल्सर रातों रात कभी नहीं होंगे, बट ये कैनेडी अल्सर रातों रात हो जाएंगे. और अगर ये देखने को मिलता है सो इट इंडिकेट्स कि अभी पेशेंट की डेथ इज नियर, पेशेंट अभी डेथ हो जाएगी. अंडरस्टूड? यस और नो? यस. यस. सो दिस आर द फिजियोलॉजिकल साइंस कि किसी की भी डेथ होने वाली होती है तो ये साइंस देखने को मिलते हैं, और इस साइंस से आपको पता चलेगा कि नाउ द पर्सन इज गोइंग टू डाई. अभी ये पर्सन के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इस साइंस से आपको पता चलता है. नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट डेथ. व्हाट इज दैट? So death occurs when all vital organs and body system ceases to function. Death कब बोलते हैं हम? सारे vital organs function करना बंद कर देते हैं, पूरी body system shut down हो जाती है. So this is called as death. तब death हो जाती है. In general death में क्या होगा? Respiration first बंद हो जाएगा, then heartbeat बंद हो जाएगी, उसके थोड़े मिनट बाद एंड लास्ट में ब्रेन डेथ होता है. सो वी नो कि एबीसी इज द प्रायोरिटी. एयरवे ही नहीं ओपन होगा, ब्रीथिंग ही नहीं होगा, तो सर्कुलेशन कैसे होगा? सो जब भी किसी की डेथ होती है सो पहले उसके रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, सांस बंद हो जाती है, देन थोड़ी मिनट्स के बाद उसका हार्ट भी काम करना बंद कर देगा, एंड जैसे ही हार्ट काम करना बंद कर देगा ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, सो उसकी वजह से ब्रेन का फंक्शन स्टॉप हो जाता है. सो ब्रेन लास्ट में डैमेज होता है. ब्रेन डेथ occurs when the cerebral cortex stops functioning or is irreversibly damaged. वो irreversible डैमेज हुआ है बिकॉज हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, अभी वो डैमेज रिवर्सिबल है ही नहीं, तो उसकी वजह से उसका लास्ट में ब्रेन बंद हो जाता है, सो अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है. नर्सिंग केयर क्या दोगे? वी नो की पर्सन की डेथ होने वाली है, डेथ हो गई है, सो ऐसे टाइम पर क्या केयर देनी है एज अ नर्स? सो फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट्स स्टेबिलिटी. At least every 4 hours, as changes occurs, assessments needs to be done more frequently. आपको पता है कि अभी ये क्लाइंट की डेथ होने वाली है, द क्लाइंट हैज नो मोर टाइम, सो आपको फ्रीक्वेंटली असेस करना पड़ेगा, एवरी 4 आवर क्लाइंट को चेक करना पड़ेगा. और जैसे जैसे कंडीशन और खराब हो रही है क्लाइंट की, सो और फ्रीक्वेंटली लाइक 1 आवर 2 आवर 3 आवर जल्दी और फ्रीक्वेंटली उसका असेसमेंट करना पड़ेगा. फिजिकल केयर क्या दोगे आप? सो लेट्स सी बॉक्स 19.5. फिजिकल केयर ऑफ अ डाइंग क्लाइंट. आपको पता है कि ये क्लाइंट अभी मरने वाला है, सो पेन रिलेटेड क्या करोगे? सो एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन. वी नो कि अगर वो हार्मफुल भी है पेशेंट के लिए फिर भी हमें पेन मेडिसिन देनी है बिकॉज वी वांट टू प्रोवाइड कंफर्ट. वो मरते वक्त पेन में नहीं मरना चाहिए, ऐसा बिलीव करके हम पेन मेडिसिन देते हैं. डू नॉट डिले और डिनाई द पेन मेडिसिन. पेन मेडिसिन देने में हमें डिले भी नहीं करना है और डिनाई भी नहीं करना है कि अभी हम लाइक 1 घंटे पहले ही आपने डायग्नो दिया था तो 1 घंटे बाद आप तुरंत नहीं दे सकते इन एन हेल्दी इंडिविजुअल. बट अगर ये डाइंग पेशेंट है और उसको पेन हो रहा है सो यू कैन गिव. यस, बट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग पेन मेडिकेशन व्हाट यू हैव टू डू? प्रिस्क्रिप्शन दैट इज फाइन, बट ask the client. कल्चरल कंसिडरेशन ध्यान में रखता है बिकॉज सर्टेन क्लाइंट्स डू नॉट एक्सेप्ट पेन मेडिकेशंस. व्हिच क्लाइंट्स डू नॉट एक्सेप्ट पेन मेडिकेशंस? Christian scientist, Autism. Christian scientist and
Christian Scientist है. Read it again. So always you have to, sorry, Hispanic લોકો બી pain reduce કરે and pain medication. you are not clear, Anisha. Hispanic and Latin population એ બી pain Yes. medication reduces કરતા. Yes, Hispanic and Latin population, they refuses the pain medicine. So before giving that, you have to ask them कि do you want that? अगर उनको नहीं लेना है तो नहीं, पर normally हम देते हैं. फिर उसको डिज्निया होगा. वी नो कि जब डेथ होने वाली रहती है तो पर्सन की रेस्पिरेशन ऑल्टर हो जाती है. सो डिज्निया के लिए आप क्या करोगे? सो एलिवेट द हेड ऑफ बेड और पोजिशन द क्लाइंट ऑन देयर साइड. साइडलाइन पोजिशन दे दो, हेड एलिवेट कर दो, एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन फॉर कंफर्ट. कंफर्ट देने के लिए आप ऑक्सीजन दो उसको, नॉट फॉर सेविंग द क्लाइंट. सक्शन फ्लूइड्स फ्रॉम द एयरवे एज नीडेड. अगर बहुत लाइक अंदर फ्लूइड्स और ऐसे कॉफिंग बहुत ज्यादा हो गया तो सक्शन भी कर लो, एयरवे क्लियर कर लो. एडमिनिस्टर मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब मेडिसिन एडमिनिस्टर करो. स्किन स्किन के लिए आप क्या केयर करोगे? सो असेस द कलर एंड टेम्परेचर. नॉर्मली कैसा हो जाता है? कूल हो जाती है, कूल क्लैमी स्किन हो जाती है. तो कलर असेस करो, टेम्परेचर असेस करो. असेस फॉर कैनेडीज टर्मिनल अल्सर एंड स्किन ब्रेकडाउन. वी नो कि जो लॉन्ग टर्म से हॉस्पिटलाइज है उसमें कैनेडी अल्सर्स होंगे. जो घर पे होते अच्छे मतलब घूम रहे थे और डेथ होने वाली होते उनमें नहीं होता, बट जो हॉस्पिटलाइज होते हैं उनमें कैनेडी अल्सर्स हो जाते हैं. सो वो असेस करो. इम्प्लीमेंट मेजर्स टू प्रिवेंट द ब्रेकडाउन. और ऐसे मेजर्स लो कि कैनेडी अल्सर्स हुए हैं सो लाइक वो आप प्रिवेंट कर सको, ज्यादा पेन ना हो, वरना उसकी वजह से भी पेशेंट को बहुत पेन होगा. पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा तो उसमें क्या केयर करोगे? डिहाइड्रेशन में मेंटेन रेगुलर ओरल केयर. एनकरेज टेकिंग आइस चिप्स एंड सिप्स ऑफ फ्लूइड. आइस चिप्स दो, सिप्स ऑफ फ्लूइड्स दो, बिकॉज पेशेंट को अभी स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होना स्टार्ट हो जाएगी. सो आइस चिप्स दे सकते हो, सिप्स ऑफ स्मॉल फ्लूइड्स दे सकते हो. डू नॉट फोर्स द क्लाइंट टू ईट और ड्रिंक. पेशेंट ऑलरेडी डाइंग पेशेंट है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं खाना खाना पड़ेगा, ये पानी पीना पड़ेगा. उसको जितना पीना है जितना खाना है, लेट द क्लाइंट डू. यूज मॉइस्ट क्लोथ्स टू प्रोवाइड मॉइस्चर टू द माउथ. उसको पूरा ड्राइनेस हो गया होगा माउथ में, तो मॉइस्ट क्लोथ्स यूज करो, मॉइस्चर प्रोवाइड करो. अप्लाई ल्यूब्रिकेंट टू लिप्स एंड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन. लिप्स भी ड्राई हो जाएंगे तो उस पर ल्यूब्रिकेंट्स यूज कर सकते हो. म्यूकस मेम्ब्रेन में ल्यूब्रिकेंट अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए क्या केयर करोगे? सो प्रोवाइड एंटीएमेटिक्स बिफोर मील्स. हैव फैमिली मेंबर्स प्रोवाइड द क्लाइंट्स फेवरेट फूड. खाने से पहले नोजिएटेड है तो एंटीएमेटिक्स दो. क्लाइंट को जो भी फेवरेट फूड खाना है, फैमिली मेंबर्स को अलाउ करो कि उसको जो भी पसंद है वो लेके आओ, उसको खिलाओ जो भी खाना है लास्ट टाइम में. प्रोवाइड फ्रीक्वेंट स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेवरेट फूड. जो भी उसका फेवरेट फूड है थोड़ा थोड़ा दो, ज्यादा तो खा नहीं पाएगा, उसको जितना खाना है उतना थोड़ा थोड़ा वी कैन अलाउ द फैमिली मेंबर्स कि वो दे सकते हैं क्लाइंट को. एलिमिनेशन में क्या केयर करोगे? सो मॉनिटर फॉर यूरिनरी एंड बॉवल एलिमिनेशन. नॉर्मली वो दोनों कम हो जाता है. प्लेस एब्जॉर्बेंट पैड्स अंडर द क्लाइंट एंड चेक फ्रीक्वेंटली. वो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, वी नो. सो हमें अंडर पैड्स रखने हैं और फ्रीक्वेंटली चेक करना है कि क्लाइंट ने गंदा तो नहीं कर दिया. अगर गंदा कर दिया तो तुरंत उसे क्लीन कर दो, ऐसा गंदा मत रहने दो. वीकनेस एंड फटीग में आप क्या केयर करोगे? सो प्रोवाइड रेस्ट पीरियड्स. असेस द टॉलरेंस फॉर एक्टिविटीज. उसको रेस्ट पीरियड दो, लाइक कुछ भी एक्टिविटी के बीच में उसको रेस्ट दो. टॉलरेंस उसका कैसा है, एक्टिविटी का कैसे टॉलरेट कर रहा है. प्रोवाइड असिस्टेंस एंड सपोर्ट एज नीडेड फॉर मेंटेनिंग द बेड एंड चेयर पोजीशन. बेड पर पोजीशन ऐसे वो होल्ड नहीं कर पाएगा बिकॉज द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग वीकनेस. चेयर पर भी पोजीशन ऐसे होल्ड नहीं कर पाएगा तो आपको उसको हेल्प करनी पड़ेगी, असिस्टेंस की, सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी पेशेंट को. पेशेंट रेस्टलेस हो गया होगा तो उसमें क्या करोगे आप? सो मेंटेन अ काम एंड सूथिंग एनवायरनमेंट. एकदम शांति और सूथिंग एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करो. उसको रिस्ट्रेन मत करो. लिमिट द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द क्लाइंट्स बेड साइड. कंसल्ट द कल्चरल प्रैक्टिसेस. यस, डाइंग क्लाइंट है तो विजिटर्स हमें लिमिट करने हैं, बट स्टिल वी हैव टू फॉलो द कल्चरल प्रैक्टिसेस. सर्टेन क्लाइंट्स वांट कि उनकी डेथ के वक्त पूरी फैमिली प्रेजेंट हो, तब ऐसे वक्त पर आप उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. बट नॉर्मली इन जनरल सिनारियो वी लिमिट द विजिटर्स. बट जो भी क्लाइंट की प्रेफरेंस होगी वो हम फॉलो करेंगे. अलाउ द फैमिली मेंबर्स टू स्टे विद द क्लाइंट. अगर उसके फैमिली मेंबर्स को उसके साथ रहना है सो वी कैन अलाउ देम कि आप पेशेंट के साथ रह सकते हो. सो दिस इज अबाउट द फिजिकल केयर ऑफ अ डाइंग पेशेंट.
नेक्स्ट साइकोसोशियल केयर क्या दोगे आप एज अ नर्स? सो मॉनिटर फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन, पेशेंट एंशियस होगा, डिप्रेस होगा तो वो मॉनिटर करना है. मॉनिटर फॉर फियर, पेशेंट को फियर को मॉनिटर करना है, किसके डर होंगे? सो लेट्स सी बॉक्स 19.16, द फियर एसोसिएटेड विद डाइंग. सो पहला तो फियर ऑफ पेन होगा उसको. फियर ऑफ पेन में अकर बेस्ड ऑन एंजाइटीज रिलेटेड टू डाइंग, डू नॉट डिले और डिनाई द पेन रिलीफ मेजर्स टू अ टर्मिनली इल क्लाइंट. उसको मरने का पेन उसका उसको डर होगा. सो उसको पेन होगा बहुत सारा. तो जो भी टर्मिनली इल क्लाइंट है, जो ऑलरेडी डाइंग होने वाला है, उसकी डेथ होने वाली है, तो उसको पेन मेडिसिन देने में थोड़ी भी देर मत करो, मना मत करो, उसको दे दो. फियर ऑफ लोनलीनेस एंड अमेंडमेंट, उसको अकेला लगेगा अभी जैसे डाइंग पर्सन होगा तो उसको, तो उसमें क्या करना है? अलाउ द फैमिली मेंबर्स टू स्टे विद द क्लाइंट, फैमिली मेंबर्स को क्लाइंट के साथ रहने दो. होल्डिंग हैंड्स, टचिंग इफ कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड लिसनिंग टू द क्लाइंट इज इम्पोर्टेंट. जिसकी डेथ होने वाली है सो उसके साथ बैठो, उसके हैंड होल्ड करो, उसके हाथ में हाथ होप नहीं होगी. उसको ऐसा ही लगेगा कि नाउ आई एम गोइंग टू डाई, प्लीज ये कर दो, वो कर दो. मैंने जो पेशेंट का एग्जांपल दिया कि वी ऑलरेडी नो 2 days बिफोर कि पेशेंट की डेथ होने वाली है. व्हेन आई यूज्ड टू एंटर द क्लाइंट रूम, क्लाइंट मुझे क्या बोलता था कि सिस्टर मुझे कुछ ऐसी मेडिसिन दे दो कि मुझे मैं अभी मर जाऊं. पेशेंट डज नॉट वांट टू लीव, कंप्लीटली होपलेस हो गया था. सो दिस हैपेंस. एनकरेज द लाइफ रिव्यूज एंड फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइंट लाइफ. क्लाइंट जो भी उसके रिव्यूज है लाइफ के, क्या हुआ था, क्या उसके बारे में सुनो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप फोकस उस पर ज्यादा करो कि आपने, यू आर नॉट होपलेस और मीनिंगलेस, ये भी अच्छा हुआ, ये भी हुआ, ऐसे उसके साथ बात करो. सो दिस फियर्स हैपेंस इन अ पेशेंट हु इज डाइंग. सो उसमें एज अ नर्स यू हैव टू गिव द साइको सोशल केयर. So encourage the client and family members to express their feelings. Client को भी जो भी feelings है related to death, family members भी बहुत low feel करेंगे कि उनके आंखों के सामने death होने वाली है patient की and they cannot do anything. So जो भी उनकी feelings है उनको express करने के लिए बोलना है. Provide support and advocacy for the client and family. उनको support देना है, advocacy कि what is good for them. As an advocate you have to work. प्रोवाइड प्राइवेसी फॉर द क्लाइंट एंड फैमिली. लास्ट मोमेंट पर जो भी उनको प्राइवेसी दो, उनको जो भी करना है करने दो. प्रोवाइड प्राइवेट रूम फॉर द क्लाइंट, अभी प्राइवेट रूम उनको दो. एंड ग्रीफ एंड लॉस ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग की व्हाट इज ग्रीफ एंड लॉस. नेक्स्ट इज पोस्टमार्टम केयर. व्हाट इज पोस्टमार्टम केयर? yes, online students, what is postmortem care? After death, यस, डेथ होने के बाद ये जब हमने केयर देखी, फिजिकल केयर, साइकोसोशल केयर, वो पेशेंट मरने वाला था तब आपने जो केयर दी थी वो. बट पोस्टमार्टम केयर मींस डेथ होने के बाद एज अ नर्स क्या करोगे? आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कि डेथ होने के बाद बॉडी को प्रिपेयर करते हैं यूएपीज और वो लोग. सो दैट इज कॉल्ड एज पोस्टमार्टम केयर. सो लेट्स सी बॉक्स 19.17, व्हाट इज दैट? सो जनरल पोस्टमार्टम प्रोसीजर्स क्या होती है? किसी भी पेशेंट की डेथ हो, कोई भी कल्चर का, कोई भी रिलीजन का हो, तो जनरल केयर क्या करोगे आप? सो फर्स्ट तो क्लोज द क्लाइंट्स आईज, क्लाइंट्स की आईज वॉश करना है, स्पॉन्ज बात करवा देना है. बेड लिनन्स गंदे हो गए हो तो वो क्लीन करने हैं. प्लेस द पैड अंडर द पेरिनियम, पेरिनियम एरिया के नीचे, मतलब बटक्स के नीचे पैड, अंडर पैड्स रखने हैं. रिमूव द ट्यूब्स एंड ड्रेसिंग. पेशेंट को ऐसी आईसीयू में हो फॉर एग्जांपल, बहुत सारी ऐसे ट्यूब्स लगी हुई होती है, एनजी ट्यूब, वो सब अभी निकाल देना है, अभी कुछ नहीं रखना है, सारे ड्रेसिंग्स हो सब निकाल देना है. Straighten the body and place the pillow under the head in preparation for family viewing. फिर सब आपको पेशेंट को आपने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है, पेशेंट सो रहा हो वैसे हेड के नीचे पिलो रखना है, पेशेंट को अच्छे से कवर कर देना है.
एंड रेडी कर देना है पेशेंट को कि फैमिली मेंबर्स आके पेशेंट को देख सके. नाउ यू कैन कॉल द फैमिली मेंबर्स कि लास्ट मोमेंट पर आप देख लो अपने पेशेंट को. सो यू हैव टू डू दिस जनरल प्रिपरेशन और जनरल पोस्टमार्टम केयर. नेक्स्ट क्या करना है? सो मेंटेन रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ क्लाइंट. यस, पेशेंट डेथ हो गई है उसका मतलब ऐसा नहीं कि आप जैसे तैसे उसको हैंडल करोगे. You have to maintain the respect and dignity of that dead client. Determine whether the client is an organ donor. If so, follow the appropriate procedures related to donation. Yes. आपको पता लगाना है कि ये ऑर्गन डोनेशन का पेशेंट है या नहीं. अगर उसने पहले ही मतलब लिख दिया हो एडवांस डायरेक्टिव में कि आफ्टर माय डेथ आई वांट टू डोनेट माय दिस ऑर्गन्स, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया. और अगर है ऑर्गन डोनर तो आपको प्रिपेयर प्रोसीजर्स के लिए रेडी करना होगा. उसको सर्जरी करनी होगी उसके ऑर्गन्स निकालने के लिए. कंसिडर कल्चरल एंड रिलीजियस रिचुअल्स, स्टेट लॉज एंड एजेंसी प्रोसीजर्स व्हेन परफॉर्मिंग पोस्टमार्टम केयर. यस, पोस्टमार्टम केयर जैसे हमने बोला था कि want them client to face the मक्का, प्रीस्ट को बुलाना है, तो जो भी उनकी कल्चरल और रिलीजियस रिचुअल्स है वो कंसीडर करके चलना है हमें. स्टेट के जो लॉज है, स्टेट के लॉज मतलब किसी की भी डेथ हो जाए तो यू हैव टू इन्फॉर्म कि ये पर्सन की डेथ हो गई है. जो भी एजेंसी के प्रोसीजर्स है पोस्टमार्टम केयर कैसे करनी है वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा. प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमीडिएट व्यूइंग बाय द फैमिली. जैसे ही किसी पेशेंट की डेथ होती है तुरंत ही बॉडी को प्रिपेयर करते हैं हम. जैसे हमने देखा कि प्रॉपर सब क्लीन कर देंगे. ब्लीडिंग हो रहा था, ट्यूबिंग्स था, सब जो भी नाक में कहीं पे भी ट्यूबिंग्स थे वो सब निकाल देंगे. ट्रेक्योस्टोमी हो तो वो भी क्लोज कर देंगे. मतलब बॉडी को प्रॉपरली प्रिपेयर कर देंगे कि फैमिली मेंबर्स आके देख सके उसको. प्रोवाइड प्राइवेसी एंड टाइम फॉर द फैमिली टू बी विच द डिजीज पर्सन. जिसकी ऑलरेडी डेथ हो गई है, द पर्सन इज ऑलरेडी डिजीज, तो उसके फैमिली मेंबर्स आएंगे, दे विल क्राई एंड डू ऑल दिस थिंग्स. तो उसको प्राइवेसी दो, टाइम दो फैमिली मेंबर्स को कि वो डिजीज पर्सन के पास आ सके. Medical examiner jurisdiction guidelines are determined by each state and usually include unnatural or traumatic deaths or deaths in which there is a question of criminal involvement. Any forensic evidence is preserved and the body is not cleaned or prepared prior to transfer to the morgue. मतलब अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में है और उसकी अननेचुरल डेथ हुई है, किसी ट्रॉमा की वजह से डेथ हुई है या फिर क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट था, कुछ भी लाइक फॉरेंसिक रिलेटेड कोई भी है, वो पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ था और एडमिट हुआ था और उसकी डेथ हो गई. सो देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट, अननेचुरल डेथ थी, ट्रॉमा की वजह से डेथ थी. तो ऐसा कुछ होता है तो यू कैन नॉट क्लीन द बॉडी. नॉर्मल किसी की डेथ होती है तो आपने बॉडी क्लीन कर दी, सब निकाल दिया, ट्यूबिंग्स एंड बॉडी को प्रिपेयर कर दिया. बट अगर अकॉर्डिंग टू मेडिकल एग्जामिनर ज्यूरिसडिक्शन गाइडलाइंस अगर किसी की ट्रॉमा की वजह से अननेचुरल डेथ होती है या फिर क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है उसका, तो कुछ भी फॉरेंसिक एविडेंस हमें मिटाना नहीं है, सब प्रिजर्व करके रखना है. यू कैन नॉट क्लीन द बॉडी, कुछ भी नहीं करना है. जैसी उसकी डेथ हुई वैसी की वैसी बॉडी आपको मॉर्चुरी में लाइक प्रिजर्व करने के लिए भेजनी है. देन दे विल डू द पोस्टमार्टम करेंगे. सो ऐसे टाइम पर क्लीनिंग नहीं करना है. मेक श्योर अगर एग्जाम में आता है सो नॉर्मल पेशेंट्स में आप क्लीनिंग कर सकते हो बॉडी को, बट अगर वो ये सारी कंडीशन है अननेचुरल सस्पेक्शन कुछ भी है तो उसमें आपको बॉडी क्लीन नहीं करनी है. जैसे उसकी डेथ हुई है जो भी ट्यूबिंग जैसी की जैसी है वैसा ही रखना है. एंड यू कैन फिर वो लोग आएंगे जो उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है एज एन एविडेंस, तो वो लोग निकालेंगे एंड दे विल डू जो उनको लगेगा वो करेंगे. So this is the end of chapter. Any doubt in this? Online students, any doubt in No, this? ma'am. We cannot start new chapter. So let's do a quick revision of today's class. So we have completed end of life care. End of life care means जो भी person की death होने वाली है ऐसे टाइम पर आप क्या केयर दोगे. तो the care is called as end of life care. लीगल और एथिकल इश्यूज में हमें ध्यान रखना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स में, बिकॉज जो पेशेंट की डेथ होने वाली होती है उनमें एडवांस डायरेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गन टिश्यू डोनेशन रिलेटेड उनके डिसीजन होंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कुछ बनाए होंगे, ट्रीटमेंट विद होल्ड विड्रॉ करने का, सीपीआर डीएनआर होगा. सो ये सब हमें ध्यान रखने पड़ते हैं. तो कुछ भी एथिकल और लीगल इश्यूज ना हो, तो ये सब हमें कंसिडर रखना पड़ता है. कल्चरल एंड रिलीजियस कंसिडरेशंस देखे कि सारे कल्चर में रिलीजियस पर्सन में जो भी पर्सन की डाइंग लाइक मरने वाला होता है तो वो क्या प्रीफर करते हैं. सो बुद्धिज्म क्या प्रीफर करेंगे, कैथलिक क्या प्रीफर करेंगे, चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्मन्स,
वो क्या प्रीफर करते हैं, इस्लाम में क्या प्रीफर करते हैं जिसकी डेथ होने वाली होती है, फिर जियोवाज विटनेस क्या प्रीफर करते हैं, जुडाइज्म क्या प्रीफर करेंगे, हिंदुइज्म क्या प्रीफर करेंगे, प्रोटेस्टेंट्स क्या प्रीफर करेंगे, ये हमने देखा। इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो उसमें भी मिक्स होकर आ सकते हैं। पॉपुलेशन वाला जो हमने चैप्टर देखा था वो कंबाइन करके वो लोग पूछ सकते हैं, बिकॉज कल्चरल कंसिडरेशंस आर अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, so वो मिक्सअप करके आपको पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग्स। देन पैलिएटिव एंड हॉस्पिस केयर देखिए। पैलिएटिव एंड हॉस्पिस केयर मतलब कि वी नो कि अभी डिजीज क्योर होने वाला नहीं है, वी आर जस्ट डूइंग द सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, और वो कभी भी हो सकता है एट एनी एज। इट इज नॉट लाइक कि ओल्डर पीपल को ही पैलिएटिव केयर दी जाती है। अगर वो एडल्ट है और उसको कुछ क्रोनिक कंडीशन, पुअर प्रोग्नोसिस वाला डिजीज है, तो उसको भी पैलिएटिव केयर लगेगी। देन नियर डेथ फिजियोलॉजिकल फीचर्स देखिए कि किसी भी पर्सन की डेथ होने वाली होती है, सो कैसे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे वो पेशेंट में। नॉर्मली पहले मेटाबॉलिज्म कम होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे फंक्शन सारे डिक्रीज हो जाएंगे अंटिल पूरा फंक्शन बंद हो जाएगा बॉडी का। सेंसरी में क्या होगा, सो सारे सेंसेस, हियरिंग सबसे लास्ट में लॉस होता है, बट टेस्ट, स्मेल, विजन, ब्लिंक का जो रिफ्लेक्स है वो सब धीरे धीरे कम हो जाएगा, बट हियरिंग लास्ट में जाएगा पेशेंट का। मरते तक भी उसको सुना ही अच्छे से देगा, बट ये सब कम हो जाएगा। रेस्पिरेशन रैपिड, स्लो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, शैलो इरेगुलर होंगे। डेथ रेटल आपको सुनाई देगा। डेथ रेटल मीन्स क्या, तो लाउड साउंड्स आएंगे ऐसे, वेट साउंड्स, लाइक कॉफ बहुत हो गया हो ऐसा कैसा आता है, सो ऐसे साउंड्स आएंगे। काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेंगे। सर्कुलेशन में क्या होगा, सो हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे डाउनवर्ड मूवमेंट में ही जाएगा। आप स्किन को टच करोगे तो एकदम कूल लगेगी आपको, एक्सट्रीमिटीज एकदम पेल हो गई होगी, मॉल्टेड ऐसे ठंडी हो गई होगी, साइनोसिस भी हो सकता है। और जब डेथ बहुत नजदीक होगी तो स्किन कैसी हो जाएगी, वैक्स लाइक, एकदम शाइनी स्किन हो जाएगी पर्सन की। यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज हो जाता है एंड इनकॉन्टिनेंस भी होगा। जीआई मोटिलिटी, पेरिस्टाल्सिस सब डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से गैस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, डिस्टेंशन होगा एंड इनकॉन्टिनेंस होता है डेथ से पहले। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, सारे मसल सब कुछ वीक हो जाएगा, बोलने में प्रॉब्लम होगा, स्वेलिंग में प्रॉब्लम होगा, गैग रिफ्लेक्स चला जाएगा। इंटेग्यूमेट्री में द मेन थिंग इज कैंडिडेट्स टर्मिनल अल्सर। व्हाट इज द डिफरेंस from the why it is different from normal pressure ulcer? કેમ કે આ Online? સડનલી થઈ જાય છે કેમ કે Yes, આ it સડન થઈ જાય happens. છે हाँ, टाइम जो લાગે नॉर्मल प्रेशर अल्सर है उसको होने में टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम्स, वो रातों रात डेवलप नहीं होगा। बट ये कैनेडीज टर्मिनल अल्सर है, वो रातों रात रैपिडली डेवलप होगा। तो नॉर्मली जिन लोगों को नहीं पता वो नॉर्मली उसको डीप टिश्यू इंजरी के साथ मिस्टेक कर लेता है कि ये पेशेंट को प्रेशर अल्सर हुआ है। अगर डेथ है तो डेथ कैसे पता चलेगा, तो सारे वाइटल वाइटल ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। पहले क्या चीज लॉस्ट हो जाती है, पहले क्या बंद हो जाएगा, रेस्पिरेशन पहले बंद हो जाएंगे। उसके बाद क्या बंद हो जाएगा, कार्डियक हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगी, सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। पहले Brain. रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, हार्ट रेट बंद हो जाएगी, लास्ट में ब्रेन बंद हो जाएगा, ब्रेन काम करना, ब्रेन डेथ हो जाएगी उसकी। नर्सिंग केयर, जो भी डाइंग पेशेंट है उसकी नर्सिंग केयर आप क्या दोगे, सो नॉर्मली आपको पता है कि ये पेशेंट अभी डेथ होने वाली है, सो एवरी 4 आवर आप उसका असेसमेंट करोगे, फ्रीक्वेंटली उसको देखने जाओगे। जैसे जैसे उसकी कंडीशन और खराब होगी, नियर डेथ ज्यादा जाने लगेगा, तो फ्रीक्वेंटली आपको अंदर चेक करने जाना पड़ेगा। फिजिकल केयर आप क्या दोगे, तो पेन हो रहा है तो आप कैसे केयर करोगे, डिज्निया है पेशेंट को तो कैसे कंफर्ट प्रोवाइड करोगे, बेड एलिवेट करके ऑक्सीजन दे सकते हो, ज्यादा सिक्रेशन है तो वो निकाल सकते हो। स्किन पर आप क्या केयर करोगे, डिहाइड्रेटेड है पेशेंट, डाइंग पेशेंट, तो उसकी कैसे केयर करोगे, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग है तो कैसे केयर करनी है, पेशेंट क्या, वीकनेस एंड फटीग में क्या केयर करना है, पेशेंट रेस्टलेस हो गया है तो कैसे केयर करना है वो हमने देखा। फिर जो भी पेशेंट होता है उसको साइकोसोशियल आपको केयर देनी पड़ेगी। सो उसमें फियर ऑफ डाइंग देखा कि जो मरने वाले होते हैं उसको फियर ऑफ पेन होता है, फियर ऑफ लोनलीनेस एंड एबेंडमेंट होता है, फियर ऑफ बीइंग मीनिंगलेस, ये सब फियर्स देखने को मिलते हैं। सो हमें उनकी केयर करनी है। फियर ऑफ पेन हो तो पेन मेडिसिन दो, फियर ऑफ लोनलीनेस है तो आप उसके साथ बैठो, उसके साथ बातचीत करो। फियर ऑफ बीइंग मीनिंगलेस है, वो होपलेस और पावरलेस फील कर रहा है, सो यू कैन एनकरेज देम कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसके लाइफ के जो अच्छी चीजें हैं वो याद करवाओ, वो अब दो कि नहीं, यू आर ऑल्सो मीनिंगफुल, कि आप
के भी मीनिंगफुल लाइफ है। सो ये सब आप कर सकते हो एज अ साइकोलॉजी, सोशल केयर, डिप्रेशन एंजाइटी मॉनिटर करोगे, फैमिली मेंबर्स को भी उनकी फीलिंग्स एनकरेज करने के लिए मौका दोगे, क्लाइंट को भी दोगे, सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, प्राइवेसी दोगे कि वो लोग अपना जो भी करना है वो कर सके, प्राइवेट रूम अलाउ करोगे, आप दोगे उनको। देन पोस्टमार्टम केयर, देखिए अभी पेशेंट की डेथ हो गई है, सो डेथ होने के बाद क्या करना है, सो मेनली पहले आईज क्लोज कर दोगे, डेंचर्स निकाल दोगे, फिर सारी ट्यूबिंग्स जो भी है वो सब निकाल देना है, बेडशीट अगर गंदी है तो वो चेंज करके प्रॉपरली आप रेडी कर दोगे पेशेंट को अच्छे से। लाइक हेल्दी इंडिविजुअल कैसे होता है वैसे आप पूरा रेडी करके, पीलो रख के, आईज क्लोज करके आप कंप्लीटली उसको कवर करके रेडी कर दोगे कि फैमिली मेंबर्स आके पेशेंट को देखे। दो पेशेंट इज डेड, यू हैव टू मेंटेन देयर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ऐसा नहीं है कि अभी डेथ हो गई है सो जैसे तैसे उसको हैंडल करोगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये पेशेंट ऑर्गन डोनेशन वाला था कि नहीं, अगर है तो प्रोसीजर के लिए उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। कुछ भी ऐसे प्रो पोस्टमार्टम केयर दे रहे हो तो पहले उसकी कल्चरल बिलीफ्स और रिलीजियस बिलीफ्स को ध्यान में रखना है। स्टेट के जो लॉज है आफ्टर डेथ आपको रिपोर्ट करना होता है, ये सब जो वो स्टेट के लॉज, एजेंसीज के लॉज, एजेंसी में भी ऐसा होता है कि किसी की डेथ हो जाए तो पेपर वर्क बहुत होता है, नेचुरल डेथ हो तो भी पेपर वर्क ज्यादा होगा, तो वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वो फैमिली मेंबर्स आके उसको देखे, प्राइवेसी दो फैमिली मेंबर्स को कि वो अपने पेशेंट के साथ जो भी दे वांट टू क्राई कि जो भी करना है वो कर सके। अगर पेशेंट की एक्सीडेंट या अननेचुरल डेथ होती है, ट्रॉमा की वजह से होती है, या फिर कुछ क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है, पेशेंट के साथ क्राइम हुआ है या पेशेंट इज क्रिमिनल, कुछ भी ऐसा है, सो विल यू प्रिपेयर द बॉडी, यू विल क्लीन द बॉडी No. online no, we cannot do that, we have to preserve the evidence। सारे एविडेंस हमें बचा के रखने हैं until and unless जो प्रॉपर स्पेशल टीम है वो आ नहीं जाती, फॉरेंसिक एविडेंसेस सारे ले नहीं लेते, तब तक जो भी कपड़े जैसे है, वी कैन नॉट इवन रिमूव द क्लोथ्स, क्लोथ्स भी चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा है वैसे ही रहना देना है, वी कैन नॉट छेड़खानी नहीं कर सकते हम एविडेंस के साथ। so you have to remember all these things। from tomorrow onwards we will start new chapter, that is जीरियाट्रिक ओल्डर एज क्लाइंट जो है उसकी केयर कैसी है वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सी यू टुमारो एट 9 AM। थैंक Thank you, ma'am. यू।